एक मिनट रुक जाओ, रेडी होने दो। चलो ये कर लेते हैं, दिस कुड बी अ ग्रेट इंट्रो। Hi, I'm Akshay. Hi, this is Saurabh, and you are listening to the Founder Thesis podcast. We meet some of the most celebrated startup founders in the country. And we want to learn how to build a unicorn. Don't forget to subscribe through htsmartcast.com, Spotify, Apple, or any other audio streaming platform. मेरी दूर की फैमिली में मेरी मौसी के बेटे हैं, भैया हैं घाट। तो हमारे यहाँ पे ना सबसे पहले ही वाज द वन हु पढ़ाई लिखाई में जो कुछ बन रहे थे, तो वो सीए कर रहे थे। तो माय अंडरस्टैंडिंग बैक देन ये थी कि यार सीए बेसिकली है ना, एक बार सीए कर लो फिर उसके बाद साइन करने के पैसे मिलते हैं। Everyone loves to hear the story of an underdog, where the protagonist unexpectedly rises to the top. Well, folks, for Vinay Singhal, co-founder of the erstwhile Wittyfield, this is the story of his life. His journey is exciting as a Bollywood movie. It has everything: drama, politics, romance, taste of success and failure. Listen to this enthralling conversation between Akshay and Vinay in this episode of Founder Thesis. I come from a family जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं था पहले, and I was the first ever graduate in my entire family and first ever engineer in my entire village. So that's the kind of background. Achha, was it a farming family? Not really. We are Marwadis, Agarwals. तो थोड़ा वैसे तो business family थी, so to say, but the business was basically general store in the village. गांव में जो बनिए की दुकान होती है, तो वहीं पे पूरी एजुकेशन भी सारी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं बेसिकली, हरियाणा बोर्ड में। एंड देन फिर स्विच किया है। उस टाइम पे आप क्या सोचते थे जब आप गांव में थे कि आप आगे जाके क्या करोगे? मतलब आपकी वो एम्बिशन थी कि मुझे हायर एजुकेशन करनी है, इंजीनियर बनना है, या कि था कि मैं गांव में ही रहूंगा? मतलब आप इंजीनियरिंग वगैरह तो मुझे पता ही नहीं था अक्षय, एक्चुअली है ना। तो मेरा है ना स्टोरी थोड़ा ऐसा है कि क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा था नहीं पहले, किसी ने कभी कॉलेज किया नहीं उसके पहले, राइट। और गांव में भी ऐसा कोई बहुत मतलब एडवाइस नहीं थी। थैंकफुली फॉर्चुनेटली व्हाटएवर, मतलब मैं आई वाज गुड विद एजुकेशन। मैं पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, अच्छे मार्क्स आते थे स्कूल में। आई वुड वन ऑफ द गुड वंस आउट देयर। तो वो फिर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, एंड इट विल साउंड वेरी चीजी, बट आई हैव बीन वेरी हाईली एम्बिशियस। वो मतलब टाइम के कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिव रहा एम्बिशन, क्योंकि जब तक जो चीज़ डिस्कवरी नहीं करी आपने लाइफ में, जितना पता है उसी हिसाब से सोचेगा ना आदमी। मतलब आपकी सोच का दायरा उतना ही है जितना आपका एक्सपोजर है, राइट। तो मेरा एक्सपोजर जिस लेवल पे जितना होता गया, मैं उतना मतलब उतना बड़ा एम्बिशन मेरा होता गया। तो आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर दैट एज लॉन्ग एज आई नो, मैं जितना बैक ट्रैक कर पाता हूँ, कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग रियली बिग इन लाइफ। मतलब मुझे ना बहुत कामयाब होना था और बहुत बड़ा होना था। मैं जैसे पहला मैं अगर याद करूँ तो मेरी दूर की फैमिली में मेरी मौसी के बेटे हैं, भैया हैं घाट। तो हमारे यहाँ पे ना सबसे पहले ही वाज द वन हु पढ़ाई लिखाई में जो कुछ बन रहे थे, तो वो सीए कर रहे थे। तो माय अंडरस्टैंडिंग बैक देन ये थी कि यार सीए बेसिकली है ना, एक बार सीए कर लो फिर उसके बाद साइन करने के पैसे मिलते हैं। आप बैठे रहो, साइन करते रहो, आपको साइन करने के पैसे मिलते हैं बस। एंड अनदर स्टोरी मे बी आई वुड लाइक टू टेल हियर इज दैट, एक तो क्या है ना, मारवाड़ी फैमिली में जब बड़े होते हो ना आप, तो यू अंडरस्टैंड मनी बाय डिफॉल्ट। मैं लोगों को बोलता हूँ यार, मेरे घर में, एंड आई हैव अ ह्यूज जॉइंट फैमिली, सबका कोई बहुत खतरनाक झगड़ा चल रहा है और बीच में जाके आप जोर से बोल दो कि अरे पैसे की कोई बात है, तो सब चुपचाप आपको सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पैसा। तो अब दो चीजें कंबाइन हो गई। पहला ये कि मैं आज तक नहीं समझ पाया कि क्यों, बट मैं हमेशा बहुत बड़ा करना चाहता था, मेरे को बहुत कामयाब होना था लाइफ में। एंड दूसरा ये कि इन द एनवायरनमेंट दैट आई ग्रो अप इन, आई रियलाइज कि भाई पैसा इज द मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो वहां पे तो मेरा पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस वाज दैट कि पैसा बहुत होना चाहिए आदमी के पास, पैसे से कामयाबी मेजर होती है। सो माय फर्स्ट एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड।
I genuinely wanted to become कि मेरे को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है. That's how ambition, and then of course it kept evolving and over time ये सब होता था. But बचपन में मतलब ऐसे कुछ ambitions थे. तो फिर वो आप इंजीनियरिंग में कैसे पहुंचे, क्योंकि आपको कोई एक्सपोजर नहीं था कि इंजीनियरिंग क्या होती है? मैं सबसे पहले गया था कोटा, ठीक है. 10th क्लास के बाद मैं कोटा गया. 2 साल मैंने वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करी एक्चुअली. सो आई वाज अबाउट टू बिकम ए डॉक्टर. तो मैं 2 साल मैंने वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करी एंड मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है. तो मेरी एक स्टोरी में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट कि मुझे क्या करना है, आई केप्ट ऑन फिगरिंग आउट कि मुझे क्या नहीं करना है. तो जैसे बट वो 2 साल जो कोटा की था ना, वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का. मैंने पहली बार लाइफ में मतलब मेरा जो जिसको ट्रू एक्सपोजर, मेरे गांव से बाहर मैं पहली बार गया और मेरे को एक्सपोजर मिला वहाँ पे. तो मेरे को ये मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब भी स्ट्रीम्स होती हैं लाइफ में. आदमी और भी बहुत कुछ बन सकता है. और मतलब ये IIT, AIMS, IIM, ये सब मुझे पता ही. दीज वर नॉट इवन कीवर्ड्स इन माय वोकैब. मतलब बैक देन मुझे पता ही नहीं था ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में. ये सब पता चला वहाँ जाके. गाँव में अपने स्कूल में टॉप कर लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे. कोटा में 200-250 बच्चों की क्लास होती है. वो 200-250 बच्चों की क्लास में हर कोई अपने गांव का टॉपर है. आप कौन हो भाई? तो आप मतलब मतलब वहाँ टॉपर बनना मतलब बहुत भारी काम है, राइट. तो बड़ा वो सब लाइफ में डिस्कवरी हुई कि भाई हर शेर को सवा शेर मिलता रहता है. तुम्हें मिला है भी यहाँ पे, और यू गॉटन सो मच एल्स दैट यू डिस्कवर अबाउट लाइफ. तो एक पैरेलल थ्रेड. दूसरा ये कि मैंने कंप्यूटर पहली बार लाइफ में 10वीं क्लास में देखा. तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही, वो बोले कि अरे एक सीनियर हैं अपने भैया, उनके पास कंप्यूटर है, उनसे वो निकलवा के लाते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर निकलवा के लाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के, इंटरनेट से निकाल के देंगे. वो तो सुना था कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब सुना था, पर देखा नहीं था कभी. तो मैं गया उनके साथ, मैंने देखा एंड आई फेल इन लव विद इट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. मैंने देखा कि यार 2006. हाँ 2000. तो 2006 में फर्स्ट टाइम आपने लाइफ में कंप्यूटर लैपटॉप? हाँ मैंने पहली बार देखा. ठीक है, कंप्यूटर था, लैपटॉप नहीं देखा मैंने. कंप्यूटर इट वाज अ Pentium 4 डिवाइस, मतलब वो बड़ा सा टीवी रखे, यूज दोज मॉनिटर, कैबिनेट वाला. हाँ वो वाला बिल्कुल. तो एंड मेरे को लगा ये तो मैजिक है यार, जादू है. मतलब इन्होंने कुछ ऐसे किया, उंगली टाइप करी इधर, और मेरे को मॉडल टेस्ट पेपर निकाल के दे दिया. आई थिंक वो इंटरनेट के साथ देखा ना, तो ज्यादा वो मेस्मराइजेशन हुआ आई थिंक मुझे उसका. एंड सो मच सो दैट आई मेड माई फादर बाय मी वन. मैंने पापा को बोला, पापा कंप्यूटर चाहिए. एंड यार बहुत पैसे ऐसे नहीं रहे हैं लाइफ में, मतलब ऐसे 35-40 हज़ार रुपये खर्च करना एक डिवाइस पे उस समय बहुत बड़ी बात होती थी. मतलब तो उन्होंने मुझे ला के, मतलब वी वेंट, हमारे यहाँ से पास में झुंझुनू करके एक जगह पड़ती है. तो मतलब इट वॉज एन इवेंट इन दी हाउस. 2-3 लोगों को बुलाना पड़ा कि जो घर में पूरे रिश्तेदारी में जो सपोजिटली समझदार लोग हैं, मेरे मामा हैं, वो हैं, ऐसे करके उनको साथ लेके गए. एंड इट वॉज ए बिग डील. कंप्यूटर आ रहा है. एंड इमेजिन मैंने पहली चीज गूगल पे क्या टाइप करी होगी? आई लिटरली ओपन इट एंड आयरनी देखो लाइफ की, मैंने टाइप किया कि हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. अच्छा. एंड द आंसर टू दैट केम इन बाय बिल गेट्स. जब मैंने पढ़ा तो मुझे और अच्छे से आयरनी समझ में आया कि अच्छा ये जो कंप्यूटर जो मैं यूज कर पा रहा हूँ आज, बेसिकली इसको यूजेबल बनाने वाले ये इंसान है. और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेड इट बेटर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड. एंड सो that's what made him the richest person in the world. मतलब everybody bought his operating system and so on and forth. मैं क्यों देख रहा था? क्योंकि भाई अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो समझना तो पड़ेगा ना अपना, मतलब who is the arch rival, किसको हराना है, किसके साथ अपना फाइट है लाइफ में. तो अब वो समझ में आ गया. बट ये तो कंप्यूटर की बात कर रहा है और अपना तो अपन तो डॉक्टर बनने चल रहे हैं. फिर मैं कोटा गया, थोड़ी और डिस्कवरी की वहाँ पे लाइफ की. ये भी समझ में आ गया डॉक्टर नहीं बनना है. तो मुझे बैक इन द डे पहले है ना इंजीनियरिंग या कंप्यूटर समझ में नहीं आता. मुझे समझ में आया था कि जब बिजनेस करना पड़ेगा रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए. तो पहले मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अभी डॉक्टर बनता हूँ, पहले पापा के सपना पूरा करूंगा, फिर उसके बाद में MBA करूंगा. MBA करने से बिजनेस करते हैं सपोर्टेडली, ठीक है. एंड MBA करके फिर अपना बिजनेस करूंगा, फिर ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो मतलब दुनिया में मेरे को सबसे अमीर बना देगी. अभी तक भी अमीर बनना ही सपना है, ठीक है. फिर मैं कोटा पहुंच गया. कोटा में सब डिस्कवर हुआ कि डॉक्टर तो नहीं बनना है बॉस. फिर वहां पे ये समझ में आया. कोटा 12th के बाद थी, 10th के बाद? नहीं, 10th के बाद 11-12 मैंने वहां से. फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंजीनियरिंग करने से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा.
इंजीनियर बनना पड़ेगा उसके लिए, कंप्यूटर की समझ होनी चाहिए वो सब। तो मैंने कहा फिर इंजीनियरिंग करते हैं, ये डॉक्टर क्यों कर रहे हैं पर। तो 2 साल निकल गए, मैंने सारे एग्जाम लिखे कंप्यूटर उसके मतलब मेडिकल के। मेरा बीडीएस में कहीं हुआ 1-2 कॉलेजेस में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी, मार्क्स ठीक ठाक आ गए उसमें। बट आई केम बैक टू माय विलेज, मैं पापा के साथ बैठा एंड आई हैड अ कन्वर्सेशन व्हिच प्रोबेबली चेंज्ड माय लाइफ। तो मैंने उनको बोला कि पापा ये आई एम सॉरी, आई नो आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं नहीं बनना चाहता डॉक्टर, मेरे को कुछ और करना है। तो उन्होंने बोला मेरे को, बोले यार मैंने कब बोला कि तू डॉक्टर बने? बोले व्हेन डिड आई से डॉक्टर बनना है? तो मैंने नहीं मैंने आपने ऐसे, मुझे लगता है आपको आपने 1-2 बार ऐसे इनडायरेक्टली डॉक्टर मतलब ऐसे। बोला नहीं भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर उन्होंने एक बात बोली एंड आई वाज स्टन्ड। मैं बोला ये क्या यार, मैं 2 साल लगा हुआ था कि पापा का सपना है डॉक्टर ये वो सब, राइट। तो फिर उन्होंने एक बात बोले कि यार देख विनय, मैं है ना तेरे से, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तेरे को केवल रिसोर्स से इनेबल कर सकता हूँ और उसके लिए मैं जी जान लगाता रहता हूँ, जो भी तुझे चाहिए मैं देता रहता हूँ। मेरी तुझसे है ना बस एक ही चाहत है, तेरी वजह से मेरा सर कभी ऊंचा हो ना हो। मैंने गांव में इज्जत की जिंदगी जी है, आज बाहर निकलता हूँ तो मतलब 2 लोग राम रमी करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अब तेरी वजह से मेरा सर ऊंचा हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बस तू ना तेरे से इतनी सी गुजारिश है कि ऐसा कुछ मत करना जिंदगी में कि मेरा सर नीचा हो जाए, कि मुझे शर्म आए इस बात के। बस बाकी तेरी जिंदगी में तुझे जो करना है तू कर, तेरे हिसाब से कर, मुझे तेरे पे भरोसा है, नहीं करूंगा तो जाऊंगा भी कहाँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता जो तू कर रहा है उसमें से, राइट। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट इन दैट मोमेंट लाइफ, because I realized how much he believed in me, right? How much he trusted me. And I think that was the day when I took this added responsibility of ensuring that I'll never break his trust. And मैंने बोला ठीक है फिर आप चिंता मत करो, let me do it my way and I'll figure out क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। And I literally used to carry a pocket diary, और मैं ना जब भी कंप्यूटर यूज करता था मैं ऐसे नोट्स बनाता। अच्छा इसमें क्या कमी है ऑपरेटिंग सिस्टम में, मुझे एज ए यूजर क्या समझ में नहीं आया, क्या मैं I probably have that pocket diary even today somewhere in a bag. I literally used to write down कि अच्छा क्या मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फीचर्स बेहतर होंगी बिल गेट्स वाले से, ताकि लोग मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदें। तो मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल था कि देखो इसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, इसका सबसे अच्छा था तो दुनिया में सबने खरीद लिया, तो ये सबसे अमीर आदमी बन गया। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो माइक्रोसॉफ्ट से अच्छा हो, जो विंडोज से अच्छा हो, तो मेरा खरीद लेंगे सब लोग, मैं सबसे अमीर आदमी बन गया। वेरी सिंपल, राइट। लाइफ बड़ी सिंपल होती है जब आपको लिमिटेड चीजें पता होती है तब। अब मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने ना आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और मैं नॉन मेडिकल वाले कोचिंग करने लग गया। मेरे पास पर अब मैथ्स 12th में मैथ्स नहीं था, ठीक है। तो 12th में मैथ्स नहीं था तो मैं सीबीएसई के ऑफिस गया एक्चुअली। अब 12th में मैथ नहीं है लेकिन मुझे इंजीनियरिंग करना, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ एग्जाम्स के लिए। मैं लिटरली सीबीएसई के ऑफिस गया, ये पड़पड़गंज में है ना दिल्ली में ऑफिस, मैं वहाँ गया। तो जाके मैंने उनको बोला कि यार मैं कोई ऑफिसर मिला मुझे वहाँ कोई विंडोज यूज पे। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूँ ये बताओ। बोले बेटा आप एक काम करो, आप एज ए सप्लीमेंट्री फॉर्म भरो मैथ्स कि आप फेल हो गए जैसे मैथ्स के एग्जाम में, तो उसकी जगह सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं ना, तो वो ऐड हो जाता है आपके में, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, मैथ्स की अलग से सर्टिफिकेट मिल जाती है उसके लिए। तो मैंने ठीक है, अब मैंने ले लिया। अब मैं कोचिंग की पहली क्लास में जब गया, मैथ्स का टीचर आया, फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो बेसिक आती थी क्योंकि 11th-12th कोटा में भी की थी। अब वो अपन ने तो मैथ 10वीं क्लास में छोड़ा था, 11th-12th की कहानी नहीं पता। अब वो बंदा आया, वो तो ड्रॉपर्स को पढ़ा रहा है बेसिकली, राइट, ड्रॉप ईयर वालों को पढ़ा रहा है, तो उसको तो रिवीजन कराने आया ना बेसिकली मैथ्स का टीचर। उसने आके पहला चैप्टर ये सबसेट का होता है शायद 11th में, तो उसने आके वो बनाए कुछ सिंबल बोर्ड पे, और मैं साइड वाले को मैंने से पूछा कि भाई ये क्या बना रहा है, इसका सिंबल का मतलब क्या है, ये जैसे सी टाइप का क्या लिख रहा है। वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, वो बोल रहा है कि भाई तू गलत क्लास में बैठ गया क्या मतलब ये तो पता ही होगा तुझे यार, 11th-12th पास करके आया है, मैथ्स देके आया है। तो दैट इज हाउ डिफिकल्ट इट वाज फ्रैंकली टू टेक दैट मैथ। मैंने बोर्ड के लिए अलग से ट्यूशन लगाया, बोर्ड का एग्जाम पास करना है 12th का, नहीं तो फिर तो कहीं के नहीं रहोगे, मतलब कहीं पे भी एडमिशन ही नहीं मिलेगा ना, एलिजिबल ही नहीं हो फिर तो। यार अक्षय मैं 2 बार जिंदगी में डरा हूँ। I've been really scared twice in life. एक बार तो जब मैंने वो मैथ्स का एग्जाम दिया, बोर्ड का एग्जाम जब मैं देने गया, मैं थैंकफुली एग्जाम दिया, पास हो गया मैं। मेरे that is the only exam in my entire career of like 14 years of education, 14-15 years that I remember. I got 69 marks and pass हुआ मैं उसमें, है ना। And to connect the dots for you, the second time I was scared when I got married. मेरी मैरिज भी अपने आप में एक स्टोरी है। And
that's another unique story I would love to share someday. But anyways, तो Yeah, that was after engineering, like marriage, like हाँ of course शादी तो इंजीनियरिंग के बाद ही हुई, बट रिलेशनशिप इंजीनियरिंग में स्टार्ट हुआ और तो बस वहाँ से फिर देन आई गॉट इनटू SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई एंड द जर्नी ऑफ इंजीनियरिंग स्टार्टेड. दैट्स हाउ आई became an engineer. उस टाइम पे आप इंग्लिश बोलते थे या हिंदी बोलते थे? यार मेरा वही ना, मेरी अंग्रेजी थोड़ी थैंकफुली शुरू से ही अच्छी रही है तो मैं बोल लेता था, मतलब टूटी फूटी, मतलब ऐसे ऑफ कोर्स शायद इतनी साफ नहीं होगी उस समय पे या प्रॉब्लम्स होंगी, बट बोल लेता था मैं, मतलब आई वाज गुड, लाइक आई सेड कि आई वाज वन ऑफ द गुड किड्स. तो मैं एनीवेज मेरे को ऐसी चीज़ों में मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू डू बेटर देन वेरेवर आई वाज, राइट. एंड प्रोबेबली is the single most trait that I really love about myself, to be honest with you, right. कि मैं मेरे साथ यार मैं यूँ देखता हूँ कि मैं अभी आज क्या करूँगा तो मैं कल किसी बेहतर स्थिति में होऊंगा यहाँ से. ओके. तो मैंने इंग्लिश एक्चुअली बहुत अर्ली डेज में सीख ली थी. अच्छा. मैं अपने गांव के स्कूल में 5वीं 6वीं क्लास में मैं मतलब अंग्रेजी लिख बहुत अच्छी लेता था और मतलब थोड़ी बहुत बोल भी लेता था. मतलब I was very thorough with the grammar. I was all of those things, and thanks to again those teachers who gave me enough attention back then. But it was really English was मुझे डिफरेंस पता है कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है इस दुनिया में इंग्लिश आने और ना आने का. I know that very well, and I made my way through it. One of the biggest reason was because I was really good at English. तो SRM में यार बहुत मजा आया वहाँ पे. हाँ, वहाँ पे ना 2 ग्रुप्स रहते थे लोगों के, वो बहुत ऑब्वियस, एक तो गांव वाले एक शहर वाले बहुत ही ऑब्वियस ग्रुप है ये, राइट. एंड SRM ने मैं आपको बताता हूँ SRM ने क्या किया. I think that's what every college does, or if they don't, they should do with their students. College should be a place of exploration. Doesn't matter what stream you have taken, which engineering college you have ended up in, which type of engineering you are doing, or which type of a college आप BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, आप MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, engineering कर रहे हो, medical जो भी कर रहे हो आप, college should just allow you to discover yourself. And थोड़ा सा उसमें रोल कॉलेज का होता है, बट उससे बहुत ज़्यादा बड़ा रोल आई थिंक हमारा अपना खुद का होता है, where we should just use those 3, 4, 5 years जो भी हमें मिलते हैं to basically explore and in the process fail a lot. मतलब आपको लाइफ में जितना फेल होना है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट जगह कॉलेज होती है, सबसे बेस्ट जगह कॉलेज होती है. क्योंकि आप है ना लाइफ में आपकी एज इतनी हो जाती है कि आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं ले रहा होता है, और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है. मतलब टू द मोस्ट ऑफ अस हु आर प्रिविलेज्ड इनफ, जिनके फैमिली में चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड रहती हैं, तो मतलब आपके पेरेंट्स आपसे उस समय पे कोई मतलब ना आपसे कोई पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपसे जॉब आपसे वो चाहते हैं कि आप पढ़ो बस, राइट. आपसे जॉब वगैरह नहीं मांग रहे हैं, आप पे कोई शादी वादी का प्रेशर नहीं है, आपकी जिम्मेदारियां बहुत लिमिटेड हैं, है ना. तो इस तरह से यू आर मोस्ट फ्री व्हेन यू आर इन कॉलेज, एंड सो यू शुड यूज दैट टाइम टू फेल अ लॉट, बिकॉज कोई जज नहीं करेगा आपको उस समय, करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे. That judgment is very limited, and it is not going to impact you in any way whatsoever. But if you will fail a lot in college, I think that is one of the best way to succeed in life. I failed a lot in college. I experimented with my life a lot back then, right? So मैंने like I said, I wanted to start a business, and मेरे को तो operating system बनाना था. जब तक मैं कॉलेज में लैंड किया तब तक तो वही करना था. तो मतलब मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए. So सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे so there is a very strong patriotic side to me. There's a very strong मतलब there is a parallel world in which I am a social activist and very strong interest into politics. I genuinely believe that politics is one of the best ways to change the world. तो मैंने ना सबसे पहले जब कॉलेज में था तो एक NGO स्टार्ट किया था मेरे क्लासमेट्स के साथ में. Shashank was one of them, and there was few other guys. So we started an NGO called बदलेगा भारत, ठीक है. एंड इसका थॉट कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको. तो ये गांव वाले शहर वाले ग्रुप बेसिकली एक दिन क्लास में ऐसे ही बैठे हुए थे सब अपनी मस्ती में, एंड तो एक बंदा वो शहर वाले वो आपस में बात कर रहे थे, एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड सेइंग गांव वाले शहर वाले, बट एनीवेज सम ऑफ दोस किड्स दे वर वो आपस में बात कर रहे थे, एंड एक उनमें से बोलता है कि यार ये गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ये नहीं देखा यार मैंने, कभी जाना पड़ेगा दिल्ली, कभी दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे बोलता है वो. तो मैंने बोला यार इंडिया गेट नहीं गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली बोला उसने, ठीक है, दैट्स द स्टोरी. तो मैंने सोचा यार ये आदमी
मतलब ही वुड हैव वो किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा होगा, अच्छा खासा उसको ट्यूशन मिला होगा, घर में माँ बाप पढ़े लिखे होंगे, सारा एक्सपोजर मिला होगा इसको लाइफ में, सब इसने किया होगा। और इस आदमी को ये नहीं पता कि गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में है कि बॉम्बे में है, राइट। तो यार हम एज अ कंट्री बोलते रहते हैं कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब हमारी 67% पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स इन एज, एंड ये हमारा एसेट है, ये वो सब। बट ये आदमी हमारा एसेट नहीं है भाई, ये तो लाइबिलिटी है हमारे देश की। ये बढ़िया क्या करेगा मैं बताता हूँ, इंजीनियरिंग करेगा, इस दौरान ये जीआरई का एग्जाम क्लियर करेगा, और ये इसकी लाइफ में वही है, इसको जाके यूएस से एमएस करना है कोई एक 3rd क्लास यूनिवर्सिटी से, ताकि उसके ऊपर यूएस का ठप्पा लग जाए और ये वहां सेटल हो जाएगा। इसको फर्क ही नहीं पड़ता है इंडिया से। ही डज नॉट केयर अबाउट दिस कंट्री। तो मतलब इसके बारे में तो कुछ करना पड़ेगा यार, देश को, उस देश के युवाओं से कनेक्ट करते हैं किसी तरीके से। एंड सो द आइडिया ऑफ दैट एनजीओ कॉल्ड बदलेगा भारत वाज बोर्न। ये मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलके और हमने स्टार्ट करी, एंड मतलब उसके लिए वेबसाइट, तो ये पहली बार वेबसाइट वगैरह बनाना, ये सब बनाना, वो बदलेगा भारत की वेबसाइट बनाने के लिए सीखा, तो वो बनाई, वो सब किया। एंड तो अन्ना हजारे मूवमेंट जब चल रहा था ना, तो वी वर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। तो चेन्नई का पूरा स्टूडेंट मूवमेंट लीड किया हमने। अच्छा। स्टूडेंट साइड का पूरा मूवमेंट उसमें अन्ना हजारे मूवमेंट हमने लीड किया। मैं आई वाज इवन मतलब केजरीवाल जी के साथ में स्टार्टिंग के दिनों में मैंने काम किया कुछ उनके साथ। एंड बिकॉज मतलब ऑफ कोर्स जब पॉलिटिकल एंगल बना इस मूवमेंट का, एंड अन्ना हजारे एंड केजरीवाल जी ने आपस में दे पार्टेड वेज, तो आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, आई ऑफ कोर्स एग्रीड विद मिस्टर केजरीवाल एंड बिलीव दैट इज द राइट वे टू सॉल्व फॉर द कंट्री। तो मैं उनके साथ मैंने काम किया स्टार्टिंग के दिनों में, ये वो सब। बाद में somehow एंटरप्रेन्योरशिप टुक ओवर, ये सब हुआ। बट that बदलेगा भारत was the start of my entrepreneurial journey, to be honest, right? तो इनिशियल कॉन्सेप्ट हमारा उसका ये था कि हम एक ऐसी जगह बना दें जहाँ, जो अभी आपने myneta.info के बारे में सुना है ना, जो जहाँ पे आप अपने पॉलिटिशियंस को कंपेयर कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो आई वांटेड टू बिल्ड अ फ्लिपकार्ट फॉर पॉलिटिशियंस। तो आपको, आपके यहाँ पे छोटे से छोटा इलेक्शन है, तो जो भी नेता हैं उन सबके आपको प्लेटफॉर्म पे एंड टू एंड सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे उनके बारे में, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड से लेके एजुकेशन रिकॉर्ड से लेके उनका बैकग्राउंड प्रोफाइल, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये वो सब लाइफ में। एंड यू कैन कंपेयर ऑल 3, 4, 5 जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उस समय पे, एंड यू कैन चूज टू वोट बेसिस दैट। तो वो प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। जवान खून था, हमें लगता था बस अभी सरकार गिरा देंगे हम, और अगले इलेक्शन तक तो मतलब एकदम फुल ऑन हम अपनी पार्टी बना के और इलेक्शन लड़ेंगे और ये वो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो मैं कैसे पहुंचा उस तक वो बताता हूँ आपको बाद में। बट मेरे लाइफ में ना, जो लाइफ गोल होते हैं ना किसी के, जो BHAGs होते हैं, मेरे 2 हैं वो लाइफ में। पहला तो ये कि आई बिलीव दैट आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वन डे। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, एंड आई बिलीव दैट आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर वन डे। एंड द सेकंड वन इज आई एम इंस्पायर्ड बाय एलन मस्क अ लॉट। तो द सेकंड वन इज I believe that I'll be very important to humans becoming an interplanetary species, and so I will spend my last days of life on Mars and not on Earth. तो ये मतलब ये जो NGO था, ये basically मैनिफेस्टेशन था पहले वाले गोल के अराउंड में कुछ लाइफ में, and then that NGO led to we starting the company. तो जब ये NGO हमने बनाया है और ये सब बड़े बड़े कैंडल मार्च किए हमने कॉलेज में, SRM में कभी होता नहीं है। SRM में नॉन पॉलिटिकल कॉलेज, वैसे मतलब वहाँ पॉलिटिक्स, इलेक्शन ये सब कुछ नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज है ना, तो ये सब अलाउ नहीं करते हैं वो। तो हमने वहाँ पे पहली बार कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया, बड़े बड़े मतलब 2-2, 3-3 हजार बच्चों के, ये वो सब तो काफी कॉलेज में एकदम हिट हो गए, बड़ी अटेंशन मिली स्टार्टिंग में। तो वो जब हो रहा था, तो एक सीनियर है हमारे, उन्होंने हमें नोटिस किया, कॉलेज के सीनियर थे, उनका अपना स्टार्टअप था। इस वक्त तक मुझे ये नहीं पता कि लाइफ में स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, VC, ये सब मुझे पता ही नहीं है क्या होता है यहाँ तक। ठीक है, तो उन्होंने हमें बुलाया, हम 5-6 कई लोग थे, हमने जब स्टार्ट किया था कॉलेज के, मतलब क्लासमेट्स थे सारे हम। तो उन्होंने हमको बुलाया, बोला कि तुम क्या कर रहे हो। हमने बोला भैया ये सब बड़ा अच्छा काम है। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर बोलते कि यार एक काम करो, मेरे को अपनी वेबसाइट बनवानी है और तुम लोग इंटर्नशिप कर लो मेरा, या तुम लोग बना दो वेबसाइट, मैं तुम्हें पे करूंगा एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई रियली लाइक यू, आई वांट यू गाइस टू गो फर्दर। और उन्होंने हमें बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टार्टअप, ऐसे तुम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, स्टार्टअप ये वो सब टाइप। उन्होंने मतलब हमें, हर्ष मनी त्रिपाठी नाम है उनका, एंड आई थिंक आई ओ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर टू हिम टिल द डेट। अगर उन्होंने उस समय एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में धक्का नहीं मारा होता तो शायद हम कुछ और होते अभी। तो
उन्होंने मोटिवेट किया एंड देन आई रिमेम्बर कमिंग बैक टू माय कॉलेज रूम, जो हॉस्टल रूम था उसमें, एंड मैं ऐसे एंड आई दिस पिक्चर इन माय हेड ऑफ दैट मोमेंट, ऐसे मैं टेबल पे ऐसे पीछे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे खड़ा हुआ था एंड ऑल माय अदर पार्टनर्स वर सिटिंग एंड वी वर टॉकिंग अबाउट एंड देन आई इट्स लाइक दैट। वो आपने गुरु भाई मूवी में आखिरी मोमेंट देखा कैसे बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी समथिंग लाइक दैट। तो मैंने ऐसे उस समय बोला क्या बोलते हो भाई लोग, मतलब यू नो शुड वी डू दिस, शुड वी स्टार्ट अ स्टार्टअप। पे सब इंजीनियरिंग कर रहे थे, सबने बोला टेक वाला हिस्सा मैं ले लूंगा, टेक वाला सारे हम 7-8 लोग थे एक्चुअली, तो सबने टेक ले लिया एंड तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं धंधा लाऊंगा एंड आई एम बेसिकली एन एक्सीडेंटल सीईओ, आई बिकेम ए सीईओ लाइक दैट। तो क्योंकि मैं बिजनेस ला रहा था तो मैं कस्टमर से बात कर रहा था, मैं उनको हैंडल कर रहा था, वो सारे तो जितने भी नॉन टेक काम थे वो सारे मेरे पास आ गए कंपनी में। तो देन यू नो आई बाय डिफॉल्ट बिकेम द सीईओ राइट। So that's how our company started. That's how the entrepreneurial journey started for us. It was a service company to start with. हम लोगों की वेबसाइट सॉफ्टवेयर ये सब बनाते थे and then it evolved over time. How did it evolve? And ये मतलब आपने फिर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में स्टार्ट किया? नहीं ये मतलब ये literally the last day of first year. That is when this conversation happened. हमारी कंपनी का नाम था वत्साना टेक्नोलॉजीज, which was the name until the last year. तो वत्साना VATSANA वत्साना, each letter represents one of the partner. तो सबके इनिशियल को जोड़ के हमने वो नाम बनाया था वत्साना टेक्नोलॉजी। तो ये 7 partners when we started. तो ऐसे करके वो सारी स्टार्ट हुई। फर्स्ट डे तो अक्षय मैंने बताया आपको मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ राइट। तो मेरी तो लाइफ में पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, बिजनेस ये वेबसाइट क्या होता है ये सब। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2010, मतलब बहुत पुरानी बात है भाई, 10-11 साल पहले राइट। 2010 में मेरी फैमिली में आज तक लोगों को समझ में नहीं आता वेबसाइट ये सब। तो मतलब मैं किससे लाऊं, मतलब आदमी शुरू में किसके पास जाता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास ही जाता है बिजनेस के लिए राइट। अब मेरे तो ऐसे कोई ना फ्रेंड्स है ना कोई ऐसी फैमिली है, पर जैसे तैसे करके अगेन आई वेंट बैक टू वही भैया जो सीए बन रहे थे, वो बन गए थे उस समय तक, उनके पास ठीक ठाक वो था, तो उनके पास गया मैं एंड उनके थ्रू हमने क्रैक किया। एक बंदे ने हमें वेबसाइट बनाने के, मतलब वो वट एवर द डील तो 5,000 रुपए टाइप में हुई थी, बट वो आखिरी में हमें 500 रुपए मिले पहली पेमेंट हमारी, ठीक है, वेबसाइट बनाने की। उसकी वो कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस था, ब्रोकर था वो कोई, तो उसकी वेबसाइट बनाई थी हमने, तो हमें 500 रुपए मिले पहली बार एंड इट वॉज अ बिग मोमेंट इन आवर लाइफ। वो 500 रुपए मतलब बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग थे। फिर उसके बाद में तो मतलब यू नो अगेन मतलब ठीक है कोई बैकिंग नहीं थी, बट यार हसलर तो हैं अपन तो शुरू से ही, तो हसल मार के ढूंढ लिए लोग एंड यू नो हम इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम करते थे। मतलब हम वो freelance.com वगैरह के बारे में पता भी नहीं था और समझ भी नहीं आया था। तो इंडियन क्लाइंट ऐसे मतलब एक दूसरे के कनेक्शन से एक का अच्छा काम करके उससे दूसरा रेफरेंस ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ये सब करके पूरा इंडियन क्लाइंट के साथ ही काम करते थे। तो 1.5 साल आपने इसको सर्विस बिजनेस की तरह चलाया, फिर क्या हुआ? यार फिर है ना टू मेनी फाउंडर्स, ये हुआ पहले तो 1.5 साल इसको सर्विस बिजनेस के तौर पे चलाने के बाद हुआ क्या ना कि वो देखो कॉलेज के साथ कंपनी बनाना, बिल्ड करना, फिर फर्स्ट टाइमर, इट्स अ टफ टास्क। मतलब इट्स नॉट दैट इजी राइट, इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स फॉर श्योर। एंड अगेन मतलब 2010 की बात कर रहे हैं हम, आज के दिन स्टार्टअप करना यू नो इज अ वेरी डिफरेंट थिंग than it was in 2010 right। and ऐसे कोई रिसोर्सेज या कोई ई सेल या कोई सपोर्ट या लोगों की एक्सेप्टेंस या फंडिंग या ये सब तो था ही नहीं यार। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तो वो साल भर में नानी याद आ गई सबको हमको बेसिकली। तो होता क्या था, 8 से 4 कॉलेज होता था, सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक कॉलेज होता था और 4 बजे आओ, फ्रेश हो, आधा पौना घंटा और बैठ जाओ फिर वापस काम करने पे। एंड उसमें भी मतलब लेट नाइट रात तक लगे हुए हो, सुबह फिर कॉलेज जाना है। कॉलेज में हमारा अटेंडेंस बड़ा स्ट्रिक्ट होता था, तो 75 अटेंडेंस नहीं है, अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपको वो रेस्टिगेट कर देते हैं, मतलब आपको अगले साल वापस से करना पड़ता था वो कोर्स, उसकी वीकेंड पे क्लास अटेंड करनी पड़ती थी फिर, तो सब बड़ा सीन था। तो कॉलेज जाना कंपलसरी और ऊपर से ये सब, तो हम बड़े टाइट शेड्यूल में काम करते थे और जब वीकेंड आता था तो बड़े खुश होते थे क्योंकि ये ना पूरा दिन मिलेगा सुबह से शाम काम करने को, आप कंपनी का काम करेंगे सुबह से शाम, मतलब है ना। एंड पीपल वुड गो वॉच मूवीज एंड ये वो, मतलब 6-6 महीने पूरा सेमेस्टर निकल जाता था यार हमें, मतलब सिटी जाके मूवी देखे। मतलब हमारा जो कैंपस है SRM का वो थोड़ा
सबर्ब्स में है चेन्नई से, तो वहां से मतलब सिटी जाके मूवी देखने 6-6 महीने निकल गए होते थे यार। तो अब मतलब इट वाज अ टफ थिंग टू डू। तो धीरे धीरे सबको लगने लगा कि यार ये तो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई साइंड अप फॉर। यार सबके अपने अपने वो यार जवान खून गरम जोशी बहुत एंड इमेच्योर इनएक्सपीरियंस 7-8 लोग सारे बराबर के क्लासमेट्स, there's a lot of ego clash and so many other things that happen. The dynamics are very complicated, right? And there's nobody mature enough to handle them. तो वो धीरे धीरे मतलब है ना एक एक करके फॉल आउट होने लगा। एक्चुअली अगले डेढ़ 2 साल में मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल में मतलब सारे ही अलग अलग हो गए। मैं और शशांक साथ में बचे बेसिकली। मतलब आप दो ही रहे फिर, वत्साना वाज जस्ट 2 people then? हाँ एक्चुअली, एंड माय ब्रदर हैड कम इन, प्रवीण आ गया था एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो गया। ही वाज आल्सो डूइंग लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तीनों हम थे। एक पॉइंट पे इवन देयर वाज अ फॉल आउट बिटवीन इवन मी एंड शशांक, तो थोड़े दिन वो भी चला। शशांक ऑल्सो बिल्ड समथिंग सेपरेटली, आई ऑल्सो बिल्ड समथिंग सेपरेटली, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई से जितने भी फेलियर्स होने हैं ना वो आप कॉलेज में कर लो। तो मतलब नॉर्मली स्टार्टअप्स में को फाउंडर इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं, राइट? बट मेरे वो सारे हो चुके, मेरे कॉलेज में हो चुके वो सारे, थैंकफुली, टच वुड। तो it's a 11-year partnership now between me, Shashank and my brother, and going strong. तो वो जितने भी इशू होने थे वो सारे हो चुके। हम अलग भी हो लिए, फिर वापस आ गए साथ में। ये सब वजह से हर कॉलेज में किसी को फर्क नहीं पड़ता है उस बात से। कोई नहीं ट्रैक कर रहा आपको, कोई नहीं देख रहा आप क्या कर रहे हो, आपकी कंपनी आप ही को फर्क पड़ता है बस, उससे किसी और को नहीं पड़ रहा है उस समय पे। तो ये हुआ, फेल हो गए वो बिजनेस मॉडल, मल्टीपल ट्राई कर लिए, मल्टीपल आइडियाज ट्राई कर लिए, ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ फेलियर्स। पैसा आ गया फिर खर्च कर दिया, वो गलतियां कर ली, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट यू can go wrong with them in the college. If you have मतलब best time to become an entrepreneur is in college actually. That's what I believe out of experience. तो ये हुआ, फिर वो 6-8 महीने के लिए मैं और शशांक भी अलग अलग रहे। He built another product. We built something else. Me and my brother Praveen. हमने कुछ और बनाया। And then finally, by the time we ended college, we came back together. Basically ना अप्रैल 2014 में ये हुआ था। मतलब by the time you ended college क्या था उस टाइम पे वत्साना? By that time क्या था ना, सुशांत ने एक प्रोडक्ट बनाया था called Follow Me 247, ठीक है, which was basically a software to communicate between teacher and students, but on SMS. Apps and smartphones were not very big back in the day. तो SMS के बेसिस पे टीचर्स पूरी क्लास को एक साथ एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते थे, एंड they could broadcast a poll also to which students could respond. तो मतलब HOD पूरे डिपार्टमेंट को कर सकता है, डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज could send out a message to everyone in the college and so on and so forth. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर था, बहुत मतलब काफी। if students were a customer then it was a CRM basic, ठीक है। तो between teachers and students मतलब पूरी relationship management कैसे होगी, वो उनका communication tool था basically। वो US में ऐसी कंपनी थी, if you remember, a company called Remind 101 करके कंपनी हुआ करती थी US में। बट एनीवेज, तो ये मतलब बेसिकली टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर था। वो SRM ने अडॉप्ट किया सबसे पहले। दे बिकेम आवर क्लाइंट, दे यूज्ड टू पे अस टू यूज द सॉफ्टवेयर एंड ऑल। काफी इंटरेस्टिंग था। और इधर मैं और प्रवीण कंटेंट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सोशल मीडिया कंटेंट, ये वो सब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट टाइप का कुछ कर रहे थे। एंड मतलब ऑफकोर्स ये वेबसाइट बनाना, ये सब करना, ये वो सब। 2013 एंड में हम लोग साथ में आ गए वापस। मैं ये भूल गया कि हम क्या कर रहे थे एग्जैक्टली, कैसे हुआ था। तो शशांक ने फॉलो मी 247 बनाया, और अप्रैल 2012 में वी स्टार्टेड अ फेसबुक पेज, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट वाज कि हम लोग बैठ के ऐसे बात कर रहे थे कि यार लाइफ में ये सब कि फेसबुक पे इतना नेगेटिव क्यों आता है, मीडिया में इतना नेगेटिव क्यों होता है, ये वो सब। एंड वो पूरा इट बिकेम अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ओवरनाइट। एंड व्हाट वी रियलाइज्ड वाज कि यार प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। एक्चुअली दुनिया में पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं, बट द प्रॉब्लम विद नेगेटिव इज दैट इट हैज फियर एम्बेडेड इन इट, एंड फियर इज वायरल बाय डिफॉल्ट। तो वो बिकॉज इट्स वायरल बाय डिफॉल्ट, तो वी आर जेनेटिकली वायर्ड टू शेयर इट। क्योंकि फियर है ना, तो फियर को हम शेयर करना चाहते हैं, मतलब वी वांट टू अलर्ट द अदर्स ऑफ आवर काइंड, राइट। तो इस वजह से
इस वजह से नेगेटिव गोज वायरल, मीडिया लव्स नेगेटिव, टीआरपी दिलाता है उनको ये। तो वहां पे द थॉट बिल्ट लाइक दैट कि कैन वी बिल्ड समथिंग टू अप्रिशिएट द गुड इन द वर्ल्ड, एंड सो वी स्टार्टेड दिस फेसबुक पेज कॉल्ड अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। दैट वाज लिटरली द नेम ऑफ इट। एंड सो मैं और प्रवीण उसको बड़ा कर रहे थे, मतलब वो कम्युनिटी बहुत बड़ी हो रही थी, वो काफी हिट आइडिया था एक्चुअली। And that was also our first ever introduction to the world of content and social media. फिर हमने finally merge कर लिया इनको, मतलब 2013 में आके we merged everything together, and 2013 में हमने कॉलेज पास आउट किया। मतलब you would find वेबसाइट जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज है उसको रीपोस्ट करते थे फेसबुक पेज पे? हाँ, बेसिकली हाँ, मतलब हम वी वर मोर अबाउट पिक्चर्स, फोटोज, अच्छी फोटोज ढूंढ के उनके साथ में उनकी स्टोरीज। सो डेली बेसिस पे 20-22 स्टोरीज बेसिकली हम पोस्ट करते थे, एंड पीपल विल जस्ट गो क्रेजी। मतलब बहुत अमेजिंग उनके लिए था वो, मतलब वायरल हो गया वो आइडिया बहुत ज्यादा। पहले 6 महीने में उस पेज के ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर्स थे दुनिया भर से, मतलब यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दोज वर द टॉप कंट्रीज फ्रॉम विच we got those followers, and that is why we also became a US first company. मतलब Wittyfeed was always built on a base of an international audience. मतलब हम हमेशा इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ज्यादा सॉल्व करते थे पहले से। काफी सारी चीजें होती ही रही, बट फाइनली सितंबर 2014 में दिस पेज हैड बिकम वेरी बिग। मतलब 4-5 मिलियन इस पे फॉलोवर्स थे, एंड वी वर गेटिंग ह्यूज ट्रैक्शन फ्रॉम देयर। तो हमारे 2-3 बिलीव्स बन चुके थे। तो उसके बाद फिर जब आप शशांक से मिले तो फिर ये मतलब इस बेस का आगे क्या बना? आपने एक बेस एक्सपेरिमेंट किया जो अच्छा रहा ऑफ द फेसबुक पेज, तो उसको आपने कैसे बिल्ड? Power of stories. So we started to have a very strong belief into the fact that कि लोग बोलते हैं कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है, बट हमने उसको देखा फर्स्ट हैंड। मतलब कैसे वो पॉजिटिव स्टोरीज जो हैं उनका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, कैसे वो लोगों की लाइफ को चेंज कर रही हैं, कैसे लोग उनको पसंद कर रहे हैं, ऑल राइट। तो पावर ऑफ स्टोरीज में हमारा बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। एंड दूसरा ये कि एंड आई थिंक वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड लेसन दैट वी लर्नड ड्यूरिंग दोज डेज इज कि इफ कंटेंट इज किंग, डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। तो स्टोरी इज एज गुड एज द नंबर ऑफ पीपल हु कंज्यूम इट। उसका इम्पैक्ट इस बात पे डिसाइड होता है कि उसको उस स्टोरी को कितने लोग एक्चुअल में कंज्यूम कर रहे हैं। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। आपने बहुत अच्छी मूवी बनाई बट किसी ने देखा ही नहीं उसको। आपने बहुत अच्छी किताब लिखी लेकिन किसी ने उसको पढ़ा ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दैट स्टोरी इज नॉट इम्पैक्टफुल एनीमोर, राइट। तो स्टोरी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी डिड वाज वी फाउंडेड Wittyfeed on the back of these two beliefs in September 2014. What we did was Wittyfeed was the front end where we would do these stories. ये सब मतलब हमने बनाया, but on the back end we built something called Viral 9. It was world's first ever content affiliate network where if you have an audience on social media in any form, Facebook page, Twitter profile, wherever, जिस भी तरीके से आपके पास हो, आप आओ हमारे पास, join our platform, share our content, and जो भी ट्रैफिक आप ड्राइव करोगे हमारी वेबसाइट पे, हम आपका उसके साथ रेव शेयर करेंगे बेसिकली। तो इमेजिन लाइक ए गूगल एडसेंस बट फॉर फेसबुक पेजेस। मतलब इफ यू कुड मेक मनी थ्रू फेसबुक पेजेस थ्रू अ सिंपल प्लग एंड प्ले प्रोग्राम, सो दैट इज व्हाट इट वाज कि कंटेंट शेयर करो एंड वी विल पे यू मनी फॉर दैट। सो and it became a huge hit. Matlab, that was the second time when our idea was really hit, and that was actually the secret source of Wittyfeed becoming so big and acquiring so many users and was able to scale distribution to 120 million uniques month on month on our website. तो आपने जब 4th ईयर में you didn't sit for placements then, आपके उस टाइम पे enough revenue आ रहा था क्या बिजनेस से? हाँ, तो हम लोग है ना बीच में from that Facebook page to Wittyfeed, in between we made multiple websites. मतलब जो भी हमको आइडिया दिमाग में आते गए वेबसाइट बनाने के अराउंड में, और उस फेसबुक पेज को कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे उससे पैसा बनाया जाए, उसके अराउंड में सब किया हमने। तो हमारी पहली वेबसाइट थी, उसका नाम था thestupidstation.com. The idea was that we will put up all these stories in detailed format on this website and drive the traffic from this Facebook community, Facebook page to this website, make money through Google AdSense. We did make a lot of money. मतलब यार
15-15, 20-20 लाख रुपए महीना बनाया हमने उस समय, क्योंकि यूएस की ऑडियंस थी तो सीपीएम बहुत तगड़ी आती थी। और मतलब बैक इन द कॉलेज इतना पैसा, मतलब बहुत इतना पैसा कि हमारे घर वाले हमें बोलते थे भाई तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि 15-20 लाख रुपए महीने में हमारे घर वालों ने कभी देखे नहीं जिंदगी में एक साथ। और आपकी इसमें कॉस्ट ज्यादा नहीं रही होगी? हाँ, मतलब कॉस्ट लिमिटेड थी, सर्वर कॉस्ट होती थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत तगड़ा आता था, और AWS का बिल मतलब ठीक ठाक था हमारा शुरू से ही। और फिर बाकी जो लोग मतलब राइटर्स वगैरह, छोटी मोटी टीम थी, 10-12 लोगों की टीम हो गई थी तब तक। चेन्नई में हमने पहला ऑफिस सेटअप किया, हमारा कॉलेज के पास में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड, तो हमारा कॉलेज जो है उस सबर्ब का नाम है पुथेरी, कटनकुलाथूर एंड पुथेरी, एंड उसके पास में एक और सबर्ब है, उसका नाम है उरापक्कम। तो हम उरापक्कम में रहते थे, बट फिर वही बात, वो घर वालों को तो वो थोड़ा सीन रहता ही है। तो शशांक तो नहीं बैठा प्लेसमेंट में कभी, विदाउट सिटिंग इन प्लेसमेंट ही हैड मल्टीपल ऑफर्स, क्योंकि शशांक वाज द टेकी अमंग अस। शशांक बिकेम द सीट, मतलब शशांक इज द सीटी ऑफ द कंपनी, तो ही वाज ऑलवेज द टेकी अमंग अस, एंड मतलब वो काफी है कि फाड़ू बंदा था। मेरा आई डिड सिट इन प्लेसमेंट फॉर वंस, उस समय थोड़ा सीन चल रहा था हमारा, मतलब मैं और शशांक अलग अलग थे थोड़े दिन के लिए, तो उस समय थोड़ा आई सिट इन द प्लेस, आई डिड सिट इन द प्लेसमेंट्स। तो मेरा हुआ था L&T में हुआ था मेरा एक्चुअली, तो L&T की टेक वाली कंपनी में आई डिड गेट अ ऑफर लेटर फ्रॉम देम। जिस दिन ऑफर लेटर आया तो पापा ने ऑफर लेटर देखा, उसमें देखा 25,000 रुपये सैलरी है, 25-26,000 कुछ सैलरी थी। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने बड़े प्राउडली बोला उस दिन, अरे इतनी सैलरी तो मेरा बेटा देता है 5-7 लोगों को हर महीने, इस सैलरी के लिए क्या ज्वाइन करेगा। चलो बढ़िया। तो जब आप इतना पैसा बना रहे थे तो वो बार बार फिर पिवट क्यों कर रहे थे? जैसे आपका द स्टूपिड स्टोरी पे आप 15 लाख पर मंथ कमा रहे थे, तो हाँ तो हमको देखो thestupidStation.com पे हमें क्या लगा कि यार ये है ना, पहले लगा कि बड़ी अच्छी ब्रांड है, फिर लगा कि यार ये ब्रांड नहीं बन रही है, कुछ ऐसे थोड़ा सा ना ब्रांडेबल करते हैं। मतलब ये जर्नी है ना ये सीखने की कि स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ब्रांड कैसे बनती है, ये सारी चीजों की जर्नी है। इस दौरान हमें कुछ नहीं, ये 2014 में जब फाइनली हमने विटीफीड लॉन्च किया ना, उस समय पे आके हमें थोड़ा सा कहानी समझ में आई कि अच्छा स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, मीडिया, पावर ऑफ बिल्डिंग ए ब्रांड, हाउ डू यू बिल्ड अ ब्रांड, व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ, वो सारे सवाल, मतलब एक एक सवाल के पीछे एक फेल्योर है जो हमने मतलब all of it was all by doing, we learned everything by doing it, सब कर करके मतलब हमने सीखा है, राइट। तो ये सब तो पैसा बन रहा था, लेकिन वो कुछ तो यही तो इम्पोर्टेंट है ना एक्चुअली, कि पैसे से ड्रिवन ही नहीं थे, पैसा इम्पोर्टेंट ही नहीं था किसी भी पॉइंट पे, तो पैसा बन रहा था, लेकिन यार मतलब वो ऐसे बड़ी कंपनी बनाना है, कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट, वी न्यू कि देयर हैज टू बी समथिंग गुड इनफ, मतलब वी हैव टू बिल्ड अ रियल प्रोडक्ट फॉर पीपल, टू बिल्ड अ सस्टेनेबल थिंग ऑन दिस, राइट। कि ये फेसबुक पेज है, ये कल नहीं रहा तो कुछ नहीं, फिर कोई नहीं आएगा उस वेबसाइट पे। तो ये सब हम काफी एक्सपेरिमेंट करते रहे बहुत लंबे समय तक। तो जैसे बीच में एक हमारा, इसके बाद दूसरा आइडिया था, उसका नाम था एवरी स्टोरी, and the concept of every story was that everybody has a story to tell, but they don't have places to tell those stories. So we wanted to become YouTube for writers शुरू करने के लिए, ठीक है। Okay, like a blogging platform. हाँ, like a blogging platform, कि आपके पास अमेजिंग स्टोरीज हैं, हमारे पास अमेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, आप आओ स्टोरीज शेयर करो, वी विल हेल्प यू डिस्ट्रीब्यूट दोस स्टोरीज, ठीक है। तो वो फिर वही, मतलब वो साल भर उस पर भी टाइम पास किया, मतलब वही हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन था और हम जो स्टोरीज बनाते थे, पैसा तो हमने बनाया उससे, एडसेंस हमारा बहुत सॉर्टेड था और अमेरिकन ऑडियंस थी सारी, तो उसका तो बहुत पैसा बनाया, बट देन दैट्स इट, कोई कुछ नहीं हुआ उससे भी। फिर वो इवॉल्व होके कुछ बना। इसमें एवरी स्टोरी में क्या प्रॉब्लम हुई कि वो राइटर्स नहीं आ रहे थे, लाइक आपकी सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी? राइटर्स आ जा रहे थे, लेकिन राइटर्स वांटेड टू राइट इन अ फ्री फॉर्मेट, जबकि द ओनली वे इन विच वी कुड मेक मनी आउट ऑफ दोज स्टोरीज इफ दे वर पुट इन अ सर्टेन फॉर्मेट, मतलब वो वायरल होनी चाहिए ना स्टोरीज, तभी तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे स्टोरीज को, नहीं तो उनको क्लिक नहीं करेगा। और दूसरा, वो एक सर्टेन फॉर्मेट था हमारा, लिस्टिकल्स का फॉर्मेट था हमारा, तो वो लिस्टिकल फॉर्मेट में भी होनी चाहिए वो स्टोरीज, नहीं तो फिर उन पे अगेन कोई वो नहीं करेगा। तो वो उस फॉर्मेट में, मतलब हमने काफी ट्राई मारा, नहीं हुआ वो बेसिकली उस समय। ठीक है, फिर नेक्स्ट एवरी स्टोरी के बाद देन नेक्स्ट वाज विटीफीड, वेयर यू सेड के हाँ, फिर विटीफीड बनाया 2014 में, सितंबर 2014। ओके, मतलब यू डिसाइडेड कि कंटेंट और लोगों से, मतलब क्राउड सोर्स कंटेंट नहीं चल रहा, कंटेंट हमें खुद ही बनाना है, बट डिस्ट्रीब्यूशन को क्राउड सोर्स करते हैं।
यस बिल्कुल। तो हमें ये रियलाइज किया कि यार रियल गेम एनीवेज डिस्ट्रीब्यूशन का है, राइट? पावर असली डिस्ट्रीब्यूशन में ही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक करते हैं। वी सेड कि हमारा एक फेसबुक पेज इतना कुछ कर लेता है, अगर हमने दुनिया के सारे फेसबुक पेजेस के लिए ये सिस्टम बना दिया और उसमें से कुछ हजार फेसबुक पेजेस को भी हमने हमारे साथ जोड़ लिया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो हमने वायरल लाइन बनाया। वायरल लाइन over next 3 years had 65,000 Facebook pages which became part of it, and they were distributing content. They were all sharing our content every day in and day out. उनसे 120 मिलियन का ट्रैफिक हमें हर महीने मिलता था वेबसाइट पे। 120 मिलियन में से 60 मिलियन अमेरिकन, 60 मिलियन अमेरिकन इज बेसिकली एवरी थर्ड अमेरिकन वोटर ऑन आवर वेबसाइट एवरी मंथ। तो इस स्केल पे हम ऑपरेट कर रहे थे। 60 मिलियन अमेरिका था, करीब 40 मिलियन इंडिया और बाकी 20 मिलियन के अंदर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। तो फिर इसमें क्या हुआ, मतलब आपने इसी को ही कंटिन्यू किया या डिड यू पिवट अगेन? हाँ, बाद में फिर हमने ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी बनाया, इंडिया के लिए स्टार्ट किया, वो सब तो बाद में हुआ। तो ये जो वायरल लाइन आइडिया है ये कब तक चला एंड व्हेन डिड यू डिसाइड कि ये चेंज करना पड़ेगा? वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी पिछले 1.5 साल में यही सब हुआ है। तो इन सम और अदर फॉर्म सितंबर 2014 से लेके नवंबर 2018 तक 4.5 साल हमारी स्टोरी बहुत मतलब एक ही डायरेक्शन में चली, अपवर्ड्स। वी ग्रू अ लॉट, like I said, from 0 to 120 million, becoming the second largest viral content company in the world. BuzzFeed का सिंगल लार्जेस्ट कंपटीशन थे हम दुनिया में उस समय पे, ठीक है। टोटली बूटस्ट्रैप, कोई पैसा ऐसा रेज नहीं किया, लोगों को भरोसा ही नहीं होता था। आपने कोई मतलब 18 तक कोई फंडिंग नहीं ली? हाँ, मतलब हमने कोई फंडिंग नहीं ली। फिर हमने अभी नवंबर मतलब 2017 एंड में थोड़ा सा हमने एंजल राउंड रेज किया। रीजन बिकॉज लोग हमारी स्टोरी को बिलीव नहीं करते थे। लोगों को लगता था भाई 120 मिलियन इंदौर से ऐसे कैसे, थोड़ी होता है ये सब, तो कुछ घोची होगा, फेक होगा। तो 2018 आपका मतलब रेवेन्यू कितनी हो रही थी कंपनी में? मतलब जब तक आपने पहला एंजल राउंड रेस किया, व्हाट वाज योर रेवेन्यू, मतलब मंथली कितना आपका 30 करोड़ टाइप कर रहे थे हम एनुअली, 30 करोड़ टाइप, मतलब 2.5-3 करोड़, 30-35। हाँ, इजीली इतना तो करते ही करते थे। तो मतलब अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया था। अब तो हमने एक राउंड रेज किया था टू बेसिकली बिल्ड रिलायबिलिटी इनटू द कंपनी, कि देखो मतलब ये सब जो बोल रहे हैं वो ऐसे फेक नहीं है, मतलब जेन्युइन पीपल, रियल कहानी है। लोग है ना, लोग ऐसे लोगों को एक थोड़ा सा ऐसे ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है ना अक्षय, कि यार इंदौर के लड़के ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा क्लासिज्म फिर से आता है ना पिक्चर में, कि ऐसा हमसे नहीं हुआ कभी, इंडिया से इंटरनेशनल कभी हुआ ही नहीं, राइट? मतलब मीडिया में कभी इंटरनेशनल इंडिया से हुआ नहीं। 100 मिलियन ऐसे थोड़ी 100 मिलियन हो जाते हैं। लोग लिटरली ऐसे बात करते थे हमारे बारे में विदाउट इवन गोइंग थ्रू व्हाट वी एक्चुअली डू एक्सेट्रा, बस नहीं ऐसे राइट ऑफ कर देते थे बस। तो पैसा तो बहुत था, प्रॉफिटेबल कंपनी थी हमारी, 15-20% का एबिटा था यार। अगेन वो सारा पैसा कंपनी में लगा के बिल्ड कर रहे थे, लेकिन टू बिल्ड दिस रेपो वी सेड लेट्स ब्रिंग इन सम पीपल। तो रितेश भाई से पैसा रेज किया सबसे पहले। रितेश भाई ने मतलब एंजल डाला, रितेश भाई ने पूरा एंजल राउंड लीड किया एंड वी रेज्ड अराउंड $500,000। हमने सबको यही बोला कि गिव द स्मॉलेस्ट चेक बट बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी आउट देयर। तो मतलब पैसे हमें चाहिए नहीं, पैसा हमारे पास बहुत है। आप दोगे भी कितना, मतलब सारे लोग मिलकर 2-3 करोड़ भी दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे ज्यादा हमारा एनुअल प्रॉफिट है। तो आप पैसे की टेंशन मत लो, बट यू हैव टू बिकम आवर, मतलब द क्वालिफिकेशन टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी इज दैट यू हैव टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, यू हैव टू गो आउट एंड टेल द वर्ल्ड दैट ओके दिस गाइज आर रियल। तो ये हमने किया, सब कर लिया। 2017-18 वाज द बेस्ट ईयर वी हैड। 40 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया हमने उस साल में। खूब शानदार बढ़िया सब चीजें चल रही थी सारी। फिर यार नवंबर 18 में द इंटायर कंपनी गॉट वाइप्ड आउट इन अ सिंगल मोमेंट। 150 लोगों की टीम, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर offices and Indore headquarter. November itself we did almost $1 million, $700,000-800,000 of revenue in November alone. So that was the run. तो आपका सारा काम तो ऑनलाइन था, तो why did you need न्यूयॉर्क ऑफिस? सेल्स बिल्ड करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क सारे के सारे सेल्स ऑफिसेस थे हमारे। गूगल एडसेंस के बदले डायरेक्टली एडवर्टाइजर्स के पास जाने लग गए। हाँ, मतलब अभी तो 4 साल में मतलब वी हैड इवॉल्व्ड दैट मच ना, व्हाई वुड वी रिलाई ऑन गूगल एडसेंस, दैट्स द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सेलिंग योर इन्वेंटरी। तो वी वांटेड टू सेल डायरेक्टली। इंडिया में हमने बहुत अच्छा बिल्ड भी कर लिया था। इंडिया में वी वुड डू स्पॉन्सर्ड स्टोरीज, वी वुड डू मतलब जो ये कंटेंट मार्केटिंग का जो गेम होता है सारा, तो वी हैड अ वेरी सक्सेसफुल रन इन इंडिया। 1.5 करोड़ रुपए महीने का इंडिया में ही था हमारा सेल्स उस समय पे, तो सब बढ़िया चलता था। नवंबर में क्या हुआ?
नवंबर में ये हुआ कि 2018 में ना पूरा साल यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका का इशू चल रहा था, ठीक है। तो फेसबुक वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कि मार्क की सेनेट हियरिंग चल रही थी, ये सब चल रहा था, राइट। तो यार नाउ दे हैड टू शो सम एक्शन, राइट। एंड इफ यू लुक एट अस फ्रॉम एन अमेरिकन माइंडसेट, कैम्ब्रिज एनालिटिका को देखो आप अगर अमेरिकन माइंडसेट से, तो बेसिकली a non-American company influenced American voters using Facebook's platform through content, right? And if you look at Wittyfeed, what do you see? A non-American company definitely influencing every third American voter every month using Facebook's platform through content, right? तो वो and we were huge, मतलब 65,000 फेसबुक पेजेस हमको यूज करते थे यार डेली बेसिस, और मतलब 120 मिलियन का ट्रैफिक, मतलब 4 मिलियन का तो एवरेज था डेली का, राइट। तो वो उनने देखा कि हाँ ये कोई सम कंपनी बेस्ड आउट ऑफ इंदौर व्हिच नोबडी हैज हर्ड ऑफ, राइट। एंड हमारा यूएस में ट्रैफिक बहुत था बट पीआर नहीं था, तो उनने देखा इसको खत्म करते हैं। तो उनने बेसिकली दे सेंट अस अ लीगल नोटिस सेइंग दैट तुम्हारे किसी भी एफिलिएट ने कभी भी कोई भी फेसबुक की पॉलिसी वायलेट करी है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। अब यार मेरे एफिलिएट्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, मेरे साथ उनकी रिलेशनशिप ये है कि मैं उनको कंटेंट देता हूँ, वो कंटेंट शेयर करते हैं, मैं उसके अगेंस्ट में उनको पैसा दे देता हूँ। अब वो अपने फेसबुक पेज पे और क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हाउ डू आई कंट्रोल दैट? आई कांट एक्चुअली, आई विल नॉट हैव व्यू इनटू दैट। जबकि फेसबुक के पास एक्सेस है सबकी, फेसबुक के तो प्लेटफॉर्म पे हो रहा है सब कुछ, राइट। बट अगेन मतलब क्या कर सकते हो आप, द वे दीज कंपनीज वर्क। तो उन्होंने बेसिकली, और वो 65,000 में से किसी ने कुछ गलत किया भी होगा, उसमें से कोई कैम्ब्रिज एनालिटिका का हिस्सा भी होगा, तो हमें कैसे पता चले? इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अस टू नो, राइट। कि कोई भी पॉलिसी उन्होंने कभी वायलेट करी होगी तो उन्होंने बेसिकली उसको एक्सक्यूज लेते हुए एंड दे वाइप्ड अस आउट कंप्लीटली, डिलीट कर दिया सब कुछ। विटीफीड का पेज डिलीट कर दिया, डोमेन नेम ब्लॉक कर दिया, दे फाउंडर्स की प्रोफाइल डिलीट कर दी यार, मेरी वाइफ की प्रोफाइल तक डिलीट कर दी। दे डिड नॉट इवन लीव दैट। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह से, मतलब कंप्लीट ब्लैक होल एकदम। तो मतलब वेरी फास्ट, मतलब कैसे एकदम खतरनाक स्पीड में शिप चल रही है और एकदम से टकरा जाए किसी चीज से और पूरी बिखर जाए, मतलब that's what happened basically, right। 150 लोगों की टीम है, मतलब 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था अक्षय हमारा महीने का, तो लॉट ऑफ मनी, राइट। मतलब जब आपकी कंपनी बंद हो गई कहाँ से पे करोगे आप? ऐसे करके द एंटायर थिंग हैपेंड। तो वो पूरा दैट इज द इंसिडेंट व्हिच लेड अस टू व्हाट वी डू नाउ, जो हमारी अभी करंट स्टोरी है, जो अभी क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं हम, वो सब फिर पिछले 18 महीने में इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, सब करते करते। तो बाय दैट टाइम आपकी शादी हो गई थी? हाँ, मेरी शादी यार बहुत पहले हो गई, बचपन में शादी हो गई थी मेरी 24 साल की उम्र में, 23.5 साल की उम्र में शादी हो गई थी। कब हुई शादी आपकी? मतलब 14 के 2015 May 15, 26th of May 15। तो उसकी क्या स्टोरी है यार? मेरी शादी इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। मैं हरियाणा से हूँ और मेरी वाइफ भी हरियाणा से ही है। मैं बनिया हूँ, मेरी वाइफ जाट है। तो आपने जो सब खाप पंचायत, ऑनर किलिंग, NH वो क्या NH18 NH10 कौन सी मूवी है ना जो अनुष्का शर्मा की, तो आपने जो सब सुना है, अखबारों में पढ़ा है, मैंने वो सारा जिया है। तो मतलब घर पे फरमान आना खाप पंचायत के। मिले कहाँ पे? मतलब वो लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई? यार वैसे तो हम है ना स्कूल में साथ में थे 9th-10th क्लास में, बट वी डिडंट नो, मतलब वी हैड नथिंग बैक देन, मतलब ऐसे बस जानते थे एक दूसरे को कि हाँ भाई कोई है, बस दैट्स इट। फिर मैं जब फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, अनु वाज इन सेकंड ईयर। अनु ने ड्रॉप नहीं लिया था, मतलब अनु डायरेक्टली डिड इंजीनियरिंग, तो वो सेकंड ईयर में थी। कॉलेज में 1 साल सीनियर है मुझसे वो, मतलब। तो वो अनु फरीदाबाद में थी, अनु फरीदाबाद के कॉलेज से पढ़ रही थी, मैं चेन्नई में था। ऐसे फेसबुक पे जुड़े, फेसबुक पे फ्रेंड्स बने थे हम, और वो वन थिंग लेड टू अनदर, ओवर नेक्स्ट आफ्टर 1.5 years, 2 years of talking to each other, chats, ये वो सब। I think finally the love story started, commitment, वो सब। तो मेरी पूरी स्टोरी, मतलब I was in relationship for 4 years before marriage, and it was all long distance, 100%। मतलब हम साल में कभी 1-2 बार मिलते। When you decided to marry, तो क्या रिएक्शन रहा फिर दोनों साइड के फैमिलीज का? Did they agree? अरे नहीं, क्या बात कर रहे, अग्री होता तो इंटरेस्टिंग क्या था स्टोरी में फिर। तो उनने जब पता चला उनको पहली बार, तो मतलब मेरे साइड में तो द वे और सोसाइटीज, लड़के के केस में चलो ठीक है, नाराज है पेरेंट्स, बट ठीक है, नाराज है बस, दैट्स वेयर इट इज, राइट। लड़की के केस में एक्सट्रीम हो जाती हैं चीजें। एंड प्लस एनीवेज, मतलब अनु की साइड में, मतलब जाट फैमिली है वो सब, तो थोड़ा वैसे भी चीजें थोड़ी टाइट होती हैं ज्यादा, राइट। तो उनके पेरेंट्स ने मतलब एकदम उसको कट ऑफ कर दिया। शी वाज एट होम, हाउस अरेस्ट एंड नथिंग, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, मतलब काफी इट वाज अ
इट वाज डिफिकल्ट 2 इयर्स। 2 साल तक तो कॉलेज में ही थे, तो चल 2-2.5 साल तक तो रहा, बट वो उसके बाद हमने जॉब वगैरह स्टार्ट करी थी, तो घर वालों को कहीं से पता चल गया इस बारे में, मतलब हमने थोड़ी बताया, उनको पता चल गया। तो पता चल गया तो फिर वो सीन टाइट हो गया एकदम, फिर उसको घर बुला लिया। देन अनु को ऑलमोस्ट 2 साल घर में हाउस अरेस्ट टाइप रहना पड़ा, सब सीन हुआ पूरा। तो छुप छुपा के कहीं से इंटरनेट यूज करती थी अनु, एंड आई वुड यू नो वी वुड जस्ट चैट। तो हमारी that was the only mode of communication for 2 years. That is the only way we would talk to each other. I get to know that she is okay and all. फिर वहाँ पे थोड़ा सीन भी एक्सट्रीम होता है ना यार, मतलब मरने मारने की बातें भी होती हैं, राइट, यू नो, ऑल दोस थिंग्स आल्सो हैपन एंड ऑल। काफी डर रहता था, बट आई थिंक शी वाज रियली स्ट्रांग, शी फॉट थ्रू इट। फिर फाइनली सारी मन्नतें करने के बाद घर वाले नहीं माने, तो देन वी डिसाइडेड टू मैरी, मतलब चलो खुद ही करते हैं। तो फिर हमने भाग के शादी की। वाओ। अरे कोई वाव नहीं भाई, जब करी थी तब मैं क्या बताऊं अक्षय, बहुत खतरनाक था यार। बहुत प्लानिंग लगी यार, बहुत प्लानिंग लगी कि हाउ कैसे अनु को घर से निकालेंगे, क्योंकि तो हाउस अरेस्ट थी, मतलब घर पे थी यार पूरे टाइम, तो घर से कैसे निकालेंगे, फिर कहाँ पे शादी करेंगे, हरियाणा में नहीं कर सकते। शी अनु यूज्ड टू लिव इन पिलानी, तो हरियाणा में, पिलानी से बीच में पूरा हरियाणा में नहीं कर सकते, क्योंकि हरियाणा में तो भरोसा नहीं ना, मतलब कोई भी जान पहचान वाला मिल जाए, या अदरवाइज मतलब लोग ही अपने आप में ऐसे होते हैं उधर, तो खतरनाक होते हैं, तो वेरी अगेंस्ट दिस थिंग। तो हम दिल्ली तक आना है, दिल्ली तक आने की 5-6 घंटे की जर्नी है, यू नीड टू बाय दैट मच टाइम, फिर पुलिस, लॉयर, सीए, मतलब वेरी वेरी बड़ी फिल्मी टाइप की स्टोरी है। वो सब हुआ, फिर फाइनली हमने यहाँ कश्मीरी गेट के पास में एक आर्य समाज मंदिर है, वहाँ शादी करी। देन वी वेंट टू 30 हजारी कोर्ट, वहाँ पे वी गेट आवर पेपर्स एंड वो सब किया। एंड फिर शादी करते ही मैंने फोन किया घर पे, मतलब उन अनु के पापा को, कि भाई ऐसे ऐसे हमने शादी कर ली है, एंड मतलब कहीं भाग नहीं रहे हम, शादी करने तक भागना जरूरी था, नहीं करने नहीं देते आप, बट भाग नहीं रहे, मतलब भाग के जाएंगे कहाँ यार, मतलब माई कंपनी वाज डूइंग ऑल राइट बाय दैट टाइम, एंड मतलब मुझे भागना नहीं था ना, मतलब लाइफ में बहुत कुछ करना था यार, भाग के कितने दिन रहेंगे, राइट। तो मैंने कहा यहाँ पे है, ये एड्रेस है, आप आ जाओ, मिल लेते हैं, बात करते हैं, बट यू नो दिस इज व्हाट इट इज लाइफ में। तो फिर क्या है ना, शादी करना तो फिर भी आसान पार्ट होता है। होता क्या है ना, यूजुअली आपको फिर वो वापस बुलाते हैं, बोलते हैं कि हम अब शादी कर देंगे, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, आ जाओ वापस, राइट, एंड देन यू गो बैक एंड दे किल यू, यूजुअली यू आर मर्डर्ड लाइक दैट। दैट्स द पैटर्न ऑफ अ ऑनर किलिंग स्टोरी नॉर्मली, स्पेशली जब शादी हो जाती है, तो वो घर भी बुलाएंगे आपको, और वो इमोशनल होकर उस समय आप चले जाओगे और फिर आपको मार देंगे। तो हमको ही बुलाया घर पे, अच्छा। कि भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, तो हो गया सो हो गया। तो टेरिबल 15-20 दिन ये सब खूब कहानी चली। फिर उसकी पूरी प्लानिंग जमाई, लेकिन भागना नहीं था, मिलना तो था उनसे। उनने बोला कि हम यहाँ नहीं आएंगे, उनका ईगो कह लो या जो भी कर लो, तुम मतलब इस घर से विदा होके जाना पड़ेगा और तुम यहाँ आ जाओ, और हमारी पूरी एश्योरेंस है कि हम कुछ नहीं करेंगे। बट वो एश्योरेंस को मानना उस समय बहुत मुश्किल काम है ना। तो फिर उसकी पूरी फील्डिंग जमाई, पूरा मतलब बहुत प्लानिंग करके सब किया। बट आई वेंट बैक विद अनु, मतलब विद माय फैमिली एंड अनु एंड एवरीबॉडी, एंड थैंकफुली वी वर मैरिड नाइसली, मतलब फिर उन्होंने छोटी सी सेरेमनी करी फिर एक, एंड अपनी पूरी फैमिली को बुलाया, वो सब। नाउ थिंग्स आर नॉर्मल, ग्रेट, इट्स अ नाइस स्टोरी दैट वी ऑल लाफ एट नाउ। वी गो बैक टू, मतलब अनु के घर भी जाते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। बट यार मतलब इट वाज अ वेरी टफ वन, काफी इंटरेस्टिंग। बड़ी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ज्यादा चीजें बताना भी नहीं चाहता ना। आपने मुझे बोला लाइफ में वो टाइम थे जब आपको डर लगा, जो आपने बोर्ड एग्जाम, वो मैथ्स का एग्जाम दिया, और ये शादी। दूसरा, जब मैं घर वापस जा रहा था, अनु को लेके जब वापस जा रहा था, जब शादी करके उन्होंने जब वापस घर बुलाया उनके, तो जब मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन और मेरा भाई एंड शशांक, मतलब दी ओनली इम्पोर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, एंड अनु, तो हम सब एक साथ वापस जा रहे थे। नोबडी एल्स केम विद अस, किसी और ने सपोर्ट नहीं किया। सबको लग रहा था कि मारेंगे इनको, कोई भी नहीं आया, लिटरली कोई नहीं आया। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली, बट कोई नहीं आया। तो जब हम वापस जा रहे थे, मतलब इट वाज स्केरी एज हेल, मतलब आई कांट टेल यू हाउ मच, देयर आर नेवर गोइंग टू बी इनफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ स्केयर्ड आई वाज दैट डे। व्हाट अबाउट फेस में ये किया चेंज 2018 में, वो आपके स्केरियस्ट मोमेंट्स में नहीं है क्या? नहीं यार, that's not scary. That's not scary. It's very devastating. It's very hard. It was tough to go through that time and all, but it was not scary at all, to be honest. क्योंकि यार ये सब है ना, मतलब टेम्परेरी चीजें हैं यार, बना सकता है इंसान वापस आगे पीछे। वहां पे उस समय पे वो एग्जाम इसलिए स्केरी था क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो मैं, मतलब आई डिडंट नो हु आई वाज आफ्टर दैट, मतलब मैं और पापा वाज द वेरिएबल इन द पिक्चर बेसिकली, राइट।
कि उनके लिए बार बार मैं सोच रहा था कि ही ट्रस्ट मी सो मच एंड वेयर वुड आई लैंड हिम। और यहाँ पे बिकॉज इट वाज अबाउट द लाइफ सबकी, और आई वाज नॉट स्केयर्ड अबाउट माय लाइफ, आई वाज स्केयर्ड अबाउट द फैक्ट दैट दे विल डू समथिंग टू अनु, दे विल डू समथिंग टू माय पेरेंट्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर, ऑल दोस गाइस। तो दैट मतलब दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्कैरी फॉर मी, मतलब एंड देन आई हैड सीन दैट, तो फेसबुक तो ठीक कर लेंगे। नहीं, बट आपके जैसे 2 करोड़ का पेरोल आपके सामने आ रहा है और आपकी रेवेन्यू 0 हो गई, या मतलब 0 हुई या क्या हुआ फिर उसके बाद रेवेन्यू का? 0 हो गई, सब कुछ 0 हो गया यार, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स थे कंपनी में, हमने उससे 2 महीना पे किया। जिंदगी में कभी लोन ले लिया था, बट बैलेंस शीट बहुत अच्छी थी, तो सब बैंक ने फटाफट 20-20, 30-30 लाख रुपए टाइप के लोन दे दिए एक बार में ही। 2-3 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, 1-1.5 महीना उससे चला। फैब तक आते आते पैसा खत्म हो गया हमारे पास सारा, जितना भी था वो सारा। ठीक है, अब जब ऐसी कोई चीज होती है ना अक्षय आपके साथ, तो मतलब आप डिनायल में रहते हो बहुत ज्यादा, आपको भरोसा नहीं होता कि आपके साथ ऐसा हो गया है, राइट। आप मानने को तैयार नहीं हो यार, 10 साल तक मैं कोई चीज कर रहा था, और मतलब 10 साल के बाद मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब उसकी कोई मतलब व्हाट डज इट मीन। हमारे लिए वो आइडेंटिटी क्राइसिस था हम तीनों भाइयों के लिए कि यार हु आर वी। हमें तो लोग विटीफीड फाउंडर्स के नाम से ही जानते हैं, कोई और तो हमारी आइडेंटिटी भी नहीं है। मतलब वो पहचान खत्म हो गई ना अपनी एक तरीके से, राइट। तो काफी डिप्रेसिंग था, मतलब स्केरी इज नॉट द राइट वर्ड, डिप्रेसिंग इज द वर्ड। मतलब आई थिंक अगर हमें उस समय हम किसी डॉक्टर के पास जाते तो आई थिंक वी वर क्लिनिकली डिप्रेस्ड ऑल 3 ऑफ। फरवरी में पैसा खत्म हुआ, फिर क्या किया आपने? मतलब डिड यू लाइक डू मैसिव ले ऑफ? हाँ, इट वाज प्रोबेबली द टफेस्ट टाइम ऑफ माय करियर फॉर श्योर। ठीक है, तो मतलब डिनायल है कि बंद नहीं होगी कंपनी, ऐसे कैसे बंद हो जाएगी, हम कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने हाथ में है भी नहीं कुछ ज्यादा करने का। फेसबुक से फाइट लड़ रहे हो आप, बट इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल, एंड दैट आल्सो अगेंस्ट समवन हु हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड मनी एंड पावर। मतलब यू कांट विन बैक अगेंस्ट सच पीपल। तो क्या करोगे अब आप, राइट। तो ऑन दोज थिंग्स, तो हमने ना फैब में तीनों भाई हम बैठे, हमने डिसाइड किया कि यार बॉस इट्स टाइम टू शट डाउन। ठीक है, अगर अब इससे ज्यादा और कर्जा ले लिया ना तो सारी उम्र लग जाएगी और उतरेगा नहीं, है ना। तो सारी उम्र लग जाएगी और उतरेगा नहीं, तो बेहतर है कि अभी है ना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि चलो बंद करेंगे कंपनी, ये वो सब। तो हमने डिसाइड किया कि यार बंद करते हैं, पर फिर वही कि जैसे मानने को मन नहीं करता है ना कि यार दिस इज द एंड ऑफ आवर स्टोरी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी हमारी, है ना। तो हमने क्या किया ना, हमने कैसे अंधेरे में तीर चलाया तो वी डिड अ टाउन हॉल ऑफ द टीम, और टीम को हम बेसिकली ये अनाउंस करने के लिए टाउन हॉल किया कि हम बंद करते हैं कंपनी। ठीक है, लेकिन ऐसे बिकॉज वी डिडंट बिलीव दैट दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, हमने कैसे प्रपोजल रखा टीम के सामने। हमने बोला देखो यार, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले जब हम ये कंपनी बिल्ड कर रहे थे, कॉलेज के बच्चे थे, कुछ पता नहीं था, आता जाता नहीं था, वी डिडंट नो एनीवन, देयर वाज नो नेटवर्क, नथिंग लाइक दैट, राइट। एंड we still built this company, right? And so बना तो हम वापस फिर से लेंगे। Facebook can take away, Facebook can take away Witifeed, but it cannot take all that we have today, the experience, the knowledge, all of and all of this. So we definitely have the potential to build it back. 6-7 महीने लगेंगे वापस बनाने में, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए आप लोगों को, राइट। मतलब we don't have money to pay you guys, and investors will not touch you. उस समय पे हम we were trying to raise a series A, तो हमारे पास वो थी, टर्म शीट्स थी, ये सब था, और फिर एकदम से सारी कहानी हो गई। तो मतलब ऑफ कोर्स कोई इन्वेस्टर हाथ नहीं लगाएगा उस समय आपको। तो हमने बोला देखो यार, कोई इन्वेस्टर तो हाथ नहीं लगाएगा, हम तो फटा हुआ बॉम्ब है, मतलब टिकिंग बॉम्ब भी नहीं है, फटा हुआ बॉम्ब है, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा अभी इस चीज को। तो पैसा तो रेज अभी तो होगा नहीं, वी विल हैव टू रीबिल्ड इट एंड देन वी गो बैक, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड ऑल। तो why don't you guys become investors in the company? The proposal was, we know that you don't have money to pay us, give us, but आप हमसे लो मत, हमारा जो सबसे बड़ा खर्चा है वो सैलरीज का ही है, तो we will pay you 25% of your salaries for next 7 months to survive somehow. मतलब if मतलब I know 25% is nothing, but maybe थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी उससे for 7 months, and if you can stay back, we will give you the rest 75% of your salary. We will double that and we will give you as an equity in the company. Wow. As an actual investor, not ESOPs, nothing, but actual equity in the company. So you will become the investor. तो हमने ये करीब 90 लोगों को पिच किया था।
ठीक है, 50-60 लोग उस समय तक मतलब कुछ छोड़ गए, कुछ मतलब वो सब ये सब होता है, तो पीपल रन अवे फास्ट, तो वो सब हुआ। बट तो 90 लोगों को हमने ये सारी कहानी पिच करी, एंड आउट ऑफ 90 पीपल हमारा हम तो यूँ सोच रहे थे फाउंडर्स कि यार 4-5 लोग भी रुक जाएंगे ना अगर, तो ठीक है ना, 4-5 लोग भी रुक गए तो थोड़ा ऐसे हिम्मत मिलेगी, वी विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, विल गो टू ऑफिस एंड हम डिप्रेस नहीं होंगे तीनों जन, ठीक है। हुआ ये कि अक्षय, आउट ऑफ 90 पीपल 52 ऑफ देम डिसाइडेड टू स्टे बैक। तो फ्रेंकली हमें भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, जबकि हमने बाय द ये भी बोला था बाय द वे कि यू विल नॉट बी एबल टू लीव इन बिटवीन, हम आपको बीच में नहीं छोड़ने देंगे, क्योंकि हम बैठ के एचआर इश्यूज सोल्व नहीं कर सकते अगले 7 महीने, बैठ के कंपनी बनाना है पूरा, तो आप रुको तो ये सोच के रुकना कि 6 महीने तक आपको मतलब यही रहना है उसके बाद। तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर दोज हु स्टेड, बट लोग रुकिए क्या यार, अक्सर लोग आए हमारे पास, इस आदमी की 25,000 रुपये सैलरी है, वो आके बोल रहा है कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, प्लीज आप ये भी ले लो, और कंपनी बंद नहीं होने देंगे, राइट, दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स। तो यार मतलब हम खुश भी हो रहे हैं और हमें समझ भी नहीं आ रहा कि भाई ये 52 लोगों की 25% बहुत होती है, कहाँ से लाएंगे, राइट। एंड जो रुक गए अब उनको अब नहीं बोल सकते आप क्या, नहीं मैं नहीं जाता, तू मत रुक, तू चले जा, ऐसा नहीं हो सकता ना फिर उसके बाद में। तो वी एड्रेस दैट डे 26th of February 2019 एज द डे ऑफ मिरेकल इन आवर स्टोरी, एंड उस दिन मिरेकल हुआ ये। एंड जब 52 इन्वेस्टर आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं तो फिर कैसे कौन ही उस कंपनी को मार देगा यार, मतलब देन यू कांट किल दोस काइंड ऑफ स्टोरीज, राइट। एंड मतलब फ्रॉम देयर देन वी स्टार्टेड द जर्नी ऑफ रीबिल्डिंग दिस कंपनी, एंड यू नो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब। फिर अगला मतलब साल भर की जो स्टोरी है वो पूरी, फिर कैसे हमने वहां से रीबिल्ड किया। क्या फिर आप व्हाट डिड यू बिल्ड इट अप एज, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल तो एसेंशियली लाइक नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, तो फिर क्या आपने बिजनेस मॉडल ट्राई किया उसके बाद? वो तो खत्म ही हो गया ना, वो वाला तो खत्म ही हो गया। तो फ्रैंकली हमने लोगों को बोल तो दिया कि यार बना लेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ, एंड वी हैव अ प्लान, बट कोई प्लान थोड़ी था हमारे पास, हम तो मतलब ऐसे स्पीच देते थे बस। तो अब रुक गए लोग, अब क्या करवाओ इनसे, क्या नहीं करवाओ, राइट। तो मैं अभी देयर इज अ जोक इंटरनली दैट वी से कि हमने बैठ के 1 साल केवल थिंकिंग करी है। तो नवंबर में ये हुआ, उससे लेके और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। बीच में पूरे 1 साल हमने केवल थिंकिंग करी, राइट। मतलब हम बैठते थे, सारे लोग आते थे ऑफिस में, सारे दिन बैठ के केवल यही सोचते थे, अच्छा क्या करें, कैसे करेंगे, ये चीज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे पूरे दिन बस बैठ कि क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। तो यार अक्षय, दिस लेड अस टू द जर्नी टू स्टार्ट जर्नी ऑफ आस्किंग कि यार व्हाट डिड वी ऑलवेज वांटेड टू डू बट वी कुडंट डू बिकॉज देयर वाज विटी फीड। जब आपकी 40 करोड़ रेवेन्यू की जहाज चल रही होती है, जिस स्पीड पे वो चल रही होती है, तो फिर आप मतलब आपके पास ज्यादा मौके नहीं होते हैं इधर उधर मोड़ने के उसको, राइट। फिर आप एक दिशा में चलते रहते हो, राइट। इवन आप चाहते हो मुड़ना, मतलब उस स्पीड पे मुड़ नहीं सकते। तो विटी फीड के केस में एक इच जो हमको हमेशा रहती थी वो थी भारत की। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि यार हम भारत से आते हैं, हमने खुद ने कंपनी, मतलब हम भारत में पैदा हुए, वहां बड़े हुए, वो सब हुआ, और हम फिर भी भारत के लिए कंपनी नहीं बना रहे, राइट। हमको लगता था कि यार वी आर द बेस्ट पीपल, बेस्ट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू सॉल्व फॉर भारत। लेकिन क्योंकि हम अमेरिकन ऑडियंस के लिए बना रहे थे, रेवेन्यू वहां से आ रहा था, वो सब हो रहा था, तो बढ़िया चल रहा था। फिर हम मतलब यार मतलब नहीं कर पा रहे थे कभी भारत के लिए। तो ये पूरी जो जियो के बाद जो पूरी स्टोरी इवॉल्व हुई भारत की, इसको हम देखते रहते थे और एक इच रहती थी हमेशा कि यार इनके लिए हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, वी आर गुड, वी आर द राइट पीपल टू बिल्ड फॉर देम, बट वी आर नॉट बिल्डिंग फॉर देम समहाउ, ठीक है ना। तो अब वो टाइम आ गया था कि वो इस इच को सॉल्व किया जाए। नाउ वी कुड एक्चुअली सॉल्व दिस, राइट। तो हमने क्या किया कि we started to look for problems in भारत, ठीक है। दूसरी पैरेलल ये थी कि like I said कि पैसे से तो ड्रिवन थे नहीं, and we were always driven by impact of what we could do। तो जब हमने भारत को देखा तो समझ में आया कि यार दुनिया का मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो इससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम सेट है ही नहीं कोई, इससे ज्यादा सही ऑडियंस है ही नहीं, क्योंकि मतलब लार्जेस्ट डेल्टा मार्केट है दुनिया में, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है आज के दिन। बेचारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इनका हमेशा कटा है, इनके लिए कोई ढंग से कोई चीज सॉल्व नहीं हुई है कभी, और इन लोगों की लाइफ में मतलब हम जेन्युइन डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग समथिंग अमेजिंग फॉर देम, राइट। तो बस इसी एंगल पे इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि अब जो भी बनाएंगे भारत के लिए बनाएंगे। तो भारत में प्रॉब्लम्स ढूंढना स्टार्ट करी, कंटेंट देखना स्टार्ट किया। तो क्या देखा ना कि भारत की जो टॉप कंटेंट कंपनीज है, देवर कंपनीज लाइक टिकटॉक, शेयरचैट, हेलो, बीगो, लाइक, ये सब है बेसिकली वहां पे, राइट।
तो ये सारी कंपनीज हैं चाइनीज, यूजीसी, एंड इन द नेम ऑफ यूजीसी अ लॉट ऑफ फिल्दी सेक्सुअल कंटेंट। यूजीसी मींस यूजर जनरेटेड कंटेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और ये वो जो फिल्दी कंटेंट है वो इनका एक्चुअल ग्रोथ हैक है। ऑल द टिकटॉक ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द चाइनीज एप्स जो भी थी ये सारी। तो हमने ना वहाँ पे अपने आप से एक सवाल पूछा कि हम भारत से आते हैं, हम खुद भारत है, मेरी फैमिली भारत है, मेरे माँ बाप, क्या वो यही कंटेंट देखना पसंद करते हैं या कुछ और भी है लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं, राइट? तो विच इज वेयर द आंसर केम इन कि यार दे वुड रियली लाइक टू हैव गुड कंटेंट, बट कोई उनके लिए बना ही नहीं रहा है। मतलब उनके लिए प्रीमियम एंड सेंसिबल कंटेंट, आज एज ए भारत यूजर आपको प्रीमियम कंटेंट कंज्यूम करना है, सेंसिबल कंटेंट कंज्यूम करना है, तो वो कोई कर ही नहीं रहा है आज के दिन। आप चाह के भी मतलब वो कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते, विच इज वेयर द विजन ऑफ द कंपनी केम इनटू पिक्चर दैट वी विल बिल्ड ए प्रीमियम एंड सेंसिबल कंटेंट कंपनी फॉर भारत, है ना? तो ये क्लियर हो गया कि अच्छा प्रीमियम एंड सेंसिबल कंटेंट कंपनी बनाना है, ठीक है। अब ये बनाना है तो क्या बनाओगे? तो भारत का जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में एवरीबॉडी विल टेल यू कि कंटेंट, अगर भारत के लिए कंटेंट करना है तो वर्नाकुलर करो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, ये सब करो। तो जब हमने देखना स्टार्ट किया उसमें, तो हमें क्या दिखाना है अक्षय कि यार मैं हरियाणा से आता हूँ, मैंने बड़े होते हुए हमेशा हरियाणवी बोली, मैं प्रवीण, हमने हरियाणवी बोली, राइट? अभी भी घर में हरियाणवी बोलते हैं, घर वालों से कभी लार्जर फैमिली से बात होती है तो हरियाणवी में बात होती है। तो हमको हमेशा हिंदी बेल्ट में क्यों काउंट करते हैं? हम तो हरियाणवी यूजर हैं, हमारे लिए कंटेंट तो हरियाणवी में बनना चाहिए। विच इज व्हेन देन वी स्टार्टेड टू लुक आउट एंड रियलाइज्ड कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ जनरलाइजेशन। लैंग्वेज केवल बड़े शहरों में बोली जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है। एक आदमी बिहार का है, एक यूपी का है, एक हरियाणा का है, एक राजस्थान का है, तो उनको कॉमन लैंग्वेज चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। दे कैन नॉट स्पीक देयर ओन डायलेक्ट्स, राइट? लेकिन एक्चुअल में नेचुरली पूरा भारत जो है वो डायलेक्ट्स बोलता है। गुड़गांव से 20 किलोमीटर अंदर आप चले जाओ, आपको हिंदी बोलने वाला आदमी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका नेचुरल हिंदी है ही नहीं, वो तो मजबूरी में बोलते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि बॉस, अगर भारत के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है ना, तो इट हैज टू बी अ डायलेक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड नॉट अ लैंग्वेज बेस्ड प्लेटफॉर्म। सो वी डिसाइडेड वी विल डू अ प्रीमियम एंड सेंसिबल कंटेंट कंपनी फॉर भारत इन लोकल डायलेक्ट, ठीक है। अब डायलेक्ट हो गया, और प्रीमियम सेंसिबल ये बनाना है, यूजीसी नहीं करना है, मतलब पीजीसी करना है। तो ये तब तक इतना क्लियर हो गया कि वी आर लुकिंग टू बिल्ड समथिंग लाइक ए नेटफ्लिक्स फॉर भारत, बट इन डायलेक्ट, ठीक है। पीजीसी बता सकते हो, व्हाट इज पीजीसी? प्रोफेशनली जनरेटेड कंटेंट, मतलब ओके, जो यूजीसी नहीं होता है वो पीजीसी होता है एसेंशियली। हाँ, प्रोफेशनल जब बनाते हैं कंटेंट को। सो दिस इज, फॉर एग्जांपल, दिस इज पीजीसी, दिस पॉडकास्ट वुड बी ए पीजीसी, है ना? तो इसके बाद तो तब तक हमें समझ में आ गया कि वी वांटेड टू बिल्ड समथिंग लाइक ए नेटफ्लिक्स फॉर भारत, ठीक है। नेटफ्लिक्स फॉर भारत बनाना है तो नेटफ्लिक्स फॉर भारत कैसा दिखेगा, क्या कंटेंट होगा? नेटफ्लिक्स पे तो जो कंटेंट है वो वीडियो तो ठीक है, बट नेटफ्लिक्स पे मूवीज होती हैं, वेब सीरीज होती हैं। तो क्या आप मूवीज बनाओगे, क्या वेब सीरीज बनाओगे, क्या कंटेंट बनाओगे, राइट? तो उस समय हमने बट आप फाइनलाइज किया, क्योंकि आप वीटी फीड में तो ज्यादा टेक्स्ट कर रहे होगे ना? हाँ, वीटी फीड में तो टेक्स्ट ही करते थे मोस्टली। हाँ, तो वीडियो क्यों फाइनलाइज किया आपने कि वीडियो करना है? अगेन मतलब दैट्स द फ्यूचर। ओके, बिगर मार्केट, मतलब भारत के लिए सॉल्व करना है तो वीडियो इज द मीडियम ना। भारत को टेक्स्ट वैसे भी समझ में नहीं आता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम भारत के लिए सॉल्व कर रहे थे तो भारत के लिए तो वीडियो इज द मीडियम टू गो, ठीक है। अब जब मूवी डायलेक्ट, मूवी, वेब सीरीज ये सब की बात हुई तो हमने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा वापस फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे सोचते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भारत का नेचुरल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट होता कैसे है। एंड जब हमने ये देखा तो हमें क्या मिला अक्षय कि वहां पे है ना, मूवी का कॉन्टेक्स्ट बहुत नया है। 30 साल पहले टीवी आया भारत में, और उस समय पे 30 साल पहले जब टीवी आया तो उनको पहली बार मूवीज का इंट्रोडक्शन मिला। उसके पहले उनको तो मूवीज क्या होती है पता ही नहीं है ना? तो हमने तो फिर ढूंढना चालू किया कि नेचुरल एंटरटेनमेंट होता कैसे है। भारत में एंटरटेनमेंट होता है कवि सम्मेलन से, नुक्कड़ नाटक से। भारत में कवि सम्मेलन होता है, अपना कॉमेडी उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है वहाँ पे कहानियां होती हैं, बहुत सारी स्टोरी टेलिंग होती है, राइट? तो व्हाट वी रियलाइज्ड वाज कि आपको भारत का ओटीटी बनाना है, भारत का नेटफ्लिक्स बनाना है, डायलेक्ट्स में बनाना है, तो उसमें मूवीज, वेब सीरीज ये सब ना होके प्राइमरी वो होगा परफॉर्मिंग आर्ट्स का प्लेटफॉर्म। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट होगा वहाँ पे इन आर्ट फॉर्म। 5 आर्ट फॉर्म हमने आइडेंटिफाई करी।
तो इन 5 आर्ट फॉर्म्स में आपको कंटेंट बनाना होगा अगर आपको एक्चुअली कंटेंट भारत के लिए बनाना है तो. सो दैट इज व्हाट बिकेम द आइडिया एंड वी नेम्ड इट स्टेज एंड लॉन्च्ड इट इन नवंबर. तो स्टेज इज बेसिकली a dialect based short form video content OTT platform basically on in art forms like comedy, poetry, storytelling and so on and so forth, and dialects like Haryanvi, Rajasthani, Bhojpuri, Bundelkhandi, Maithili, Magai, Avdi, ये सब बेसिक. तो that's what we decided to build from there. ये तो मतलब टू मी इट साउंड्स वेरी चैलेंजिंग कि आपने इतना सारा कंटेंट कैसे क्रिएट किया होगा इतनी सारी लैंग्वेजेस में, एंड आप प्रोफेशनली जनरेटेड बनाना चाहते हो, तो वो आपने कैसे किया? फिर अपनी लाइब्रेरी कैसे बनाई अपनी? तो हमने ना पहले केवल एक डायरेक्ट में लॉन्च किया. पहले प्रोडक्ट तो मतलब हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वो जो बैगेज था ना विटीफीड का कि उतना ही बड़ा करना जरूरी है टू स्टार्ट विद, वो सब ड्रॉप किया एकदम स्क्रैच से. बेसिकली दिस इज ए कंपनी बिल्ट लिटरली फ्रॉम स्क्रैच, एकदम जीरो से. तो पूरा प्रोडक्ट बनाया और उसको सबसे पहले हमने हरियाणवी में लॉन्च किया. ठीक है, चैलेंजिंग है, आप सही बोल रहे हो, बट देन डूएबल है. एंड मतलब चैलेंजिंग है इसलिए शायद किसी ने अभी तक किया नहीं है और इसीलिए शायद उसमें अपॉर्चुनिटी भी है. तो हमने सबसे पहले हरियाणवी में लॉन्च किया है इसको. अभी 8-9 महीने से केवल हरियाणा में ही सॉल्व कर रहे हैं. तो नवंबर में लॉन्च किया था लास्ट ईयर, अभी 8 महीने हो गए. आपके ऑफिस में स्टूडियो है जहाँ पे आप स्टूडियो में मतलब कंटेंट बना रहे हो या? अरे नहीं, स्टूडियो तो है ही हमारे ऑफिस में, बट ये स्टूडियो कंटेंट नहीं है. वी गो इन मतलब हरियाणा में जाके एकदम ग्राउंड लेवल पे गांव में आर्टिस्ट आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे सारे हरियाणा के, और उनके साथ हमने पूरा कंटेंट बिल्ड किया है. आई वुड रेकमेंड, आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है कोई तो आप ऐप डाउनलोड करके देखना एंड सी द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर डूइंग और हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे. काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है वहाँ. तो 9 महीने से हरियाणा में ही कर रहे हैं. वी हैव अराउंड 400,000 डाउनलोड्स एंड यू नो हाँ, डूइंग प्रीटी वेल. बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है यूजर्स से. बहुत अच्छा रिटेंशन है, बहुत अच्छा फीडबैक है यूजर्स का. मतलब पीपल वांटेड इट. एकदम क्लीन कंटेंट, एकदम फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी प्रीमियम, बट वेरी सेंसिबल ऑल्सो एट द सेम टाइम, बट वेरी लोकल, हाइपर लोकल एकदम. कंटेंट कभी किसी ने डायलेक्ट लेवल पे कंटेंट आज तक कभी बनाया ही नहीं है. तो हमने ये बनाने को डिसाइड किया एंड दैट्स व्हाट we are doing now at Stage. And इसका monetization क्या है? Like, is it advertisement or is it subscription? So subscription is what we want to do. But इसमें ना बड़े interesting type के business models evolve होंगे over time. It's not just going to be subscription because जैसे artist हमारे platform के core पे artist हैं. तो और जैसे गांव में जब ये आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं ना, तो इनके इवेंट में कोई टिकट नहीं लगती है. लोग आते हैं और लोग जब कलाकार की परफॉर्मेंस पसंद आती है तो उसको इनाम देते हैं. हाँ बिल्कुल, हाँ, है ना. तो वो 10 रुपये 11 रुपये से लेके 11,000 रुपये हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि देने वाला कैसा और कैसी परफॉर्मेंस पसंद आई और कितना पैसा किसके पास में है. राइट. तो सब अपने अपने श्रद्धा भक्ति के हिसाब से बेसिकली देते हैं सब कुछ वहाँ पे. तो we will be replicating that entire behavior on our product. तो imagine मतलब एक full tipping, मतलब पूरा content और आप टिप कर पा रहे हो, मतलब वहाँ पे उन्हीं आर्टिस्ट को वही कंटेंट आपको मिल रहा है लेकिन आप वहाँ पे उनको टिप्स दे पा रहे हो. राइट. तो वो सब है, वो सारा पूरा रेप्लिकेट करेंगे. ऐसे करके काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल इसमें. सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजिंग, ये तो बहुत ऑब्वियस है ही है. एडवर्टाइजिंग में भी आप सोचो कि आप एक इमेजिन एन एक्चुअल बीइंग एबल टू एडवर्टाइज टू हरियाणवी यूजर इन हरियाणवी ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर दे आर कमिंग टू कंज्यूम हरियाणवी कंटेंट. राइट. तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर. तो बहुत ज्यादा नेटिव, बहुत ज्यादा लोकल. बट अभी आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम तो नहीं स्टार्ट हुई होगी ना, तो अभी आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो? तो वी रेज्ड राउंड इन बिटवीन, मतलब वी सर्वाइव्ड इन बिटवीन. विटीफीड जो था वो, बाय द वे वी वॉन द बैटल विद फेसबुक. वी गॉट आवर प्रॉपर्टीज बैक, ये सब हुआ, एंड वी रिस्टोर्ड द ब्रांड आल्सो. बट बाय दैट टाइम वी were very sure that we don't want to build the old business again. We definitely want to build for Bharat and premium and sensible content for Bharat. That's the vision we want to build for. तो विटीफीड को भी हमने रिवाइव किया, लेकिन नए विजन के साथ अलाइन करके. तो विटीफीड भारत के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. तो भारत को है ना, कोई भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं क्रिएट करता है, सब उनके लिए डम कंटेंट बनाते हैं, और जो न्यूज वाले हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं वहां पे. राइट. तो हमने बोला कि भारत को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की जरूरत है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बोरिंग होता है बहुत, और वो वायरल नहीं होता, शेयरेबल नहीं होता, तो लोग उसको देखते नहीं है ज्यादा. राइट. तो विटीफीड ने क्या किया, विटीफीड ने बोला कि थोड़ा सा मैं अपने अमेरिकन रूट से सीखता हूँ. एंड जैसे कॉमेडी सेंट्रल जो करता है ना,
जैसे imagine last week with John Oliver. Every week it's a episode of information but done through satire, right? Comedy and satire. So we said let's build a comedy central for Bharat. तो Witty Feed में हमने comedy central for Bharat build किया. We have built a universe of fictional characters who are also subject matter experts. उनके सबके weekly shows हैं, जैसे financial literacy. Imagine a topic like financial literacy, right? Well, it's boring even for you and me, right? तो अब जबकि हम भारत में financial literacy करवा रहे हैं in a very fun, interesting way. ऐसे फेक न्यूज पे एक शो है, ऐसे हमारा एक शो हेल्थ एंड फिटनेस पे है, ऐसे करके 6-7 शोज हैं which are running right now and we continue to evolve there. And literally day before yesterday we did a rebranding exercise on Witty Feed where we realized that Witty Feed is not a name for Bharat. मतलब ये अमेरिकन ऑडियंस के लिए बनाया हुआ नाम है, भारत का नाम नहीं है ये. तो and we anyways wanted to align with the larger vision of stage. तो हमने Witty Feed को अभी परसों rebrand किया है. Now Witty Feed has become Nukkad by Stage. तो Witty Feed is known as Nukkad by Stage. तो आपने वो यूएस ऑडियंस को टोटली छोड़ दिया, मतलब यू आर नॉट चेजिंग दैट advertising dollars anymore. हाँ, मतलब we are not chasing US markets for sure. In India we are chasing advertising dollars at Witty Feed. Witty Feed का जो content है, जो नुक्कड़, मतलब what is called नुक्कड़ now, तो नुक्कड़ का जो सारा content है वो सोशल मीडिया पे जाता है, ऐप पे नहीं. वो सारा कंटेंट हम फेसबुक, यूट्यूब, और करीब 100 मिलियन की रीच है उसकी महीने की, और वो सारा कंटेंट वहाँ पे अभी पब्लिश होता है. तो वहाँ पे the idea is to partner with brands and create thought leadership content for them. तो जब भी किसी ब्रांड को अब इंटेलिजेंट कंटेंट बनाना है तो हम बेसिकली हम ये बोलते हैं कि यार आपको वायरलिटी की डेफिनेशन चेंज हो गई है. वायरल होने से अब कुछ नहीं होगा, आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी ऑडियंस के लिए. अगर आपको जेन्युइनली उनके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छा उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो and that is where Witty Feed comes in. We create value driven content over a time. तो जब भी किसी ब्रांड को थॉट लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी है, that is where they come and work with us. वहाँ पे हम उनके साथ काम. You recently closed the round of funding also. So how did you go about doing that? And was that very difficult to convince investors? हाँ, वो फरवरी में, लास्ट ईयर फरवरी में चालू किया था फंड रेज. एक्चुअली जब रिवाइवल की जर्नी चालू की वापस, जब टीम रुक गई एंड मतलब पैसा तो और तो कोई तरीका था नहीं. वी हैड टू कन्विंस सम पीपल टू बिलीव इन द विजन, एंड दिस स्टेज का विजन उस समय पे था. धीरे धीरे Witty Feed का विजन जो इवॉल्व हुआ, तो बड़ी लंबी जर्नी रही यार. 15-16 महीने लग गए राउंड क्लोज करने में. फाइनली वहां से चालू हुई जर्नी. अब जाके वी जस्ट क्लोज्ड ए राउंड ऑफ फंडिंग एंड मतलब एंजल से ही रेज किया है, एंजल्स एंड नेटवर्क्स. बट आई वुड हैव स्पोकन टू एटलीस्ट 800 to 1,000 इन्वेस्टर्स, 1,000 एंजल्स इन लास्ट 1 year over this period of and मतलब it was a tough journey, but yeah, I think loved it. हो गया. So that was Vinay talking about his amazing journey of becoming an entrepreneur. If you like the Founder Thesis podcast, then do check out our other shows on subjects like marketing, technology, career advice, books, and drama. Visit thepodium.in, that is thepodium.in for a complete list of all our shows.